हेलो एवरीवन। चलो बेटा रिवीजन करें। तो ये रिवीजन वीडियो है और कोई डिटेल में कुछ चीज़ समझना हो तो बाद में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बता दूँ ऑडिट ऑफ बैंक के बारे में। सबसे लल्लू चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बकवास एक ही जगह करी है इसने सारी, वो जगह बता दूंगा कौन सी है, उस बकवास को पढ़ेंगे आखिरी में। सारी बकवास इसने एक जगह कर रखी है मिला करके। बाकी पूरा चैप्टर जो है बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल चैप्टर है। सबसे पहले बैंक के बारे में बताएगा। बैंक क्या है? ए, एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट, इकोनॉमी के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। बी, बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। सी, क्रूशियल एज इट डील विद पब्लिक मनी, बहुत क्रूशियल है क्योंकि पब्लिक मनी से डील करता है। तो ए एसेंशियल है, बी बैकबोन है, सी क्रूशियल है, ठीक है। और रिस्क को लेकर सेंसिटिव है, ठीक है। कई सारे रिस्क होते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे इसके बारे में। अब बैंक के बारे में ABC बता रखा है, उसके बारे में बोल रखा है कि अगर बैंकिंग सेक्टर तुम्हें सेफ चाहिए, सेफ, बैंक किसी को लूटे ना, मक्कारी ना करे, ऐसी हरकतें ना करे, तो अगर बैंकिंग सेक्टर तुम्हें सेफ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें क्या करना रहेगा? उसकी ऑडिट करानी रहेगी, क्योंकि ऑडिट उसको सेफ रखेगा और उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा। चलो, कितने तरह के बैंक होते हैं? कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेट करता है डेवलपमेंट में, कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेट करता है डेवलपमेंट में, ठीक है। और RRB को पेमेंट, स्मॉल पेमेंट करता है। कोऑपरेटिव कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेट करता है डेवलपमेंट में और RRB को स्मॉल पेमेंट करता है। सबसे पहले कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा फैले हुए, हर जगह तुम्हें जो बैंक मिलेंगे ना, कौन से बैंक मिलेंगे? कॉमर्शियल बैंक मिलेंगे। सबसे दो इंपॉर्टेंट काम इसके, सबसे ज़्यादा बैंक, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज, सबसे ज़्यादा बैंक, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट सर्विसेज। तो मोस्ट वाइड स्प्रेड और प्रोवाइड नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब इसके दो सबसे बड़े फंक्शन रहेंगे, सबसे बड़े फंक्शन, एक देना और एक लेना। लेना मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और देना मतलब ग्रांटिंग एडवांसेस, बस। और ये अपन बचपन से पढ़ते आए बैंक के अंदर। RRB रीजनल रूरल बैंक। अब RRB क्या है? नाम में ही रूरल है, तो रूरल एरिया के अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके एक दो नाम में अपन याद रख लेंगे, पंजाब ग्रामीण बैंक और इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, ठीक है। जिस भी जगह पे रहते हो उस जगह का नाम याद कर लो, या फिर कहीं नहीं रहते इनमें से तो बढ़िया है पंजाब ग्रामीण बैंक। एक एग्जाम्पल अपन याद रखेंगे, ठीक है। इसके नाम में हमेशा जनरली ग्रामीण आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कोऑपरेटिव बैंक। अभी कोऑपरेटिव बैंक के अंदर क्या होता है? ये कॉमर्शियल बैंक की तरह, बस दो चीज़ जुड़ जाएगी। पहला, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के ऊपर बेस होते हैं, और दूसरा रजिस्टर कराना पड़ता है इन लोगों को, कोऑपरेटिव बैंक को अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में। ये दो चीज़, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, और इसके नाम में कोऑपरेटिव लग जाता है, ठीक है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। कोटा के अंदर भी है कोटा कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? एग्रीकल्चर रूरल नीड को पूरा करते हैं, मतलब इनका पर्पस ही, मेन पर्पस ही कोऑपरेटिव बैंक का रूरल नीड्स और एग्रीकल्चर नीड्स को पूरा करना है। पेमेंट में कभी नए तरह के बैंक है जो RBI ने लॉन्च किए, ठीक है। जैसे सब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं RBI बैंक को लॉन्च करता है, तो एक नया बैंक इंट्रोड्यूस किया है RBI ने, पेमेंट बैंक। अब पेमेंट बैंक का सबसे मेन काम क्या है कि ये रुपया लेगा तो सही, ठीक है, मगर ये किसी को भी लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। तो ये रुपया लेगा तो सही, और लेने में भी रेस्ट्रिक्शन है। टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, लेने में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है इसके, तो डिपॉजिट भी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट करेगा, और देने की बात आएगी तो नहीं देगा, लोन इशू नहीं करेगा, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ये लोग क्या करेंगे, जब रुपया लेंगे ना तो करंट और सेविंग अकाउंट को खोल सकते हैं, ठीक है। तो रुपया लेने के लिए लोग करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं, ATM कार्ड भी दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग भी दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी दे सकते हैं। यानी अकाउंट खोलने के लिए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। और ट्रांजैक्शन करने के लिए, अब अकाउंट खोलेंगे तो ट्रांजैक्शन करेंगे ना, उसके लिए ये लोग ATM यानी कि डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, ये तीन चीज़ भी दे सकते हैं। दो अकाउंट तीन चीज़, दो अकाउंट तीन चीज़, ये बनने पड़ा पेमेंट बैंक के अंदर। फेमस है एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो किस में हेल्प करता है, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं। फेमस है IDBI, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया। चलो, अभी आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक दो लोगों के लिए, एक अनसर्व और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। एक अनसर्व, जहाँ तक बैंक नहीं पहुँच रहा, जिसको बैंक सर्व नहीं कर रहा, अनसर्व, और अनऑर्गेनाइज, ठीक है, वो सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के लिए है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनसर्व सेक्टर के लिए है। मतलब क्या
कि इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, भारी भारी रिक्वायरमेंट, ये लेके दो, ये लेके दो, ये डॉक्यूमेंट दो, वो डॉक्यूमेंट दो, इतने नाटक करो, उतने नाटक करो, ये नहीं होते, ठीक है। तभी तो अनसर्व अनऑर्गेनाइज के लिए, नहीं तो सारे बैंक क्या हो गए, अनसर्व अनऑर्गेनाइज के लिए हो गए। ये अकेला क्यों रहा, क्योंकि इसके ज़्यादा नाटक नहीं होते। खैर अभी अपन को उससे मतलब नहीं है, इतना याद रखना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक अनसर्व और अनऑर्गेनाइज लोगों के लिए, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, छोटे मोटे किसान आ जाएंगे, छोटे मोटे बिजनेसमैन आ जाएंगे, छोटे मोटे किसान, छोटे मोटे बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। सबसे फेमस है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। तो इक्विटास और एयू स्मॉल, ये एग्जाम्पल है इसके। तो अपन ने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक कोऑपरेट करता है डेवलपमेंट में और आरआरबी को स्मॉल पेमेंट करता है, ठीक है। आया हमारा आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है सारे बैंक को और आरबीआई एक्ट करता है एज अ सेंट्रल बैंक। कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आरबीआई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डीडीआर के लिए, किसके लिए, डीडीआर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डेवलपमेंट और सुपरविजन ऑफ बैंक और नॉन बैंकिंग के लिए, उसके बाद डिटर्मिनिंग के लिए, ठीक है, और आर मतलब रेगुलेटिंग के लिए। तो डीडीआर के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारा आरबीआई। डेवलपमेंट एंड सुपरविजन, बैंक का डेवलपमेंट करेगा, बैंक का ध्यान रखेगा, सुपरवाइज करेगा, बैंक के लिए पॉलिसी बनाएगा और एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। बैंक के लिए पॉलिसी बनाएगा, एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा, ठीक है। आरबीआई के फंक्शन क्या है, करेंसी करेंसी बैंकर बैंकर, ये फंक्शन है। क्या फंक्शन है, करेंसी करेंसी बैंकर बैंकर। करेंसी को इशू भी करेगा और इशू करेंसी को रेगुलेट भी करेगा, करेंसी को इशू भी करेगा और जो इशू है उसको रेगुलेट भी करेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट का भी बैंक है और दूसरे बैंकों का भी बैंक है। तो बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बैंकर टू द कॉमर्शियल और अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। कोई भी बैंक बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता। कोई भी बैंक नहीं, कोई भी बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर ही नहीं सकता, इवन के एक ब्रांच भी नहीं खोल सकता। मतलब बिजनेस स्टार्ट भी नहीं कर सकते और कर लिया है और ब्रांच खोलना है तो ब्रांच भी नहीं खोल सकते। आरबीआई से क्या लिए बिना, लाइसेंस लिए बिना। तो दो काम के लिए आरबीआई से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो लाइसेंस लो, और कर लिया है तो ब्रांच खोलना है उसके लिए भी लाइसेंस लो। चलो, आरबीआई के पास पावर है इंस्पेक्ट करने की। कितना प्रैक्टिकल बातें कर रहा है, आरबीआई से परमिशन लेना है, ये करना है, आरबीआई क्या क्या काम करता है, ठीक है। अब आता है, यही बहुत प्रैक्टिकल बात करता है। क्या बोलता है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, एक होता है हेड ऑफिस बैंक का और एक होता है उसकी सारी ब्रांचेस, ठीक है। तो बैंकिंग ऑपरेशन करती है ब्रांचेस, डिपॉजिट, लोन, ये सब का काम कौन करती है, ब्रांचेस। तो फिर वो हेड ऑफिस क्या करता है, वो अदर ऑफिसेज जो सेट कर रखे हैं वो क्या करते हैं, उनका काम है कंट्रोल करने का और एडमिनिस्ट्रेट करने का, ठीक है। कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट का काम है किसका, ऑफिसेस का। तो ब्रांच में कंडक्ट होती है बैंकिंग ऑपरेशन, ब्रांच में कंडक्ट होते हैं बैंकिंग ऑपरेशन और बाकी सारे ऑफिसर्स करते हैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी और ये सारे, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसीजर फॉर्म करते हैं। इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर सिस्टम ये बनाते, ठीक है। और इसका कंप्लायंस देखते, रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस देखते और फिक्स करते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सबकी। साथ में वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको सुपरवाइज, मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। सबको काम देकर उसको देखते हैं, ठीक है। नहीं, ये हेड ऑफिस करता है, हेड ऑफिस, ब्रांच तो खाली ऑपरेशन करेंगे। मतलब ब्रांच का काम तो क्या होता है कि जो भी सारे अकाउंट खोले जाते हैं, पैसा आता है, पैसा जाता है, ये सारा काम किसका, ब्रांच का। बैंकिंग से रिलेटेड बैंक वाले सारे काम ब्रांच करेगा और बैंक के लिए कंट्रोलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ये ऑफिस करेंगे। जैसे क्या काम होता है कंट्रोलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव का, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसीजर और सिस्टम बनाना, कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा चेक करना, किसका कंप्लायंस, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी इंपोजिशन, ठीक है। साथ में ड्यूटी फिक्स करके मॉनिटर करना। अब इन 4 पॉइंट को अपन याद कैसे रखेंगे, 4 पॉइंट को याद रखने का तरीका ये है कि इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी प्रोसीजर बना के कंप्लायंस करने का बोलते हैं और ड्यूटी देकर ध्यान रखते हैं। पॉलिसी बनाकर परफॉर्म करने, कंप्लायंस करने का बोलते हैं, पॉलिसी बनाकर, प्रोसीजर पॉलिसी बनाकर कंप्लायंस करने का बोलते हैं, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर ध्यान रखते, मॉनिटर करते कि कर रहे हैं नहीं कर रहे काम। चलो, अब आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर बैंक के ऊपर कौन कौन से एक्ट लगते हैं, जैसे कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट, ठीक है। और साथ में सेबी वगैरह के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी को, है ना। अब इस पे बैंक पे कौन कौन से एक्ट लगते हैं, तो बैंक पे देखने के लिए अपन
चल, ये सारे एक्ट की लिस्ट बड़ी बड़ी है, इसको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। चार तीन तीन ऐसे याद है। 4 बैंक के, 3 कंपनी के और 3 अनोखे। ठीक है, आओ याद करते हैं। पहले आया सबसे पहले कौन आया? आरबीआई। उसने क्या बनाया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सबसे महान। कब आया? आरबीआई एक्ट 1934 में। क्या बनाया उसने? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आज़ादी के बाद 1949। ठीक है, उसके बाद एसबीआई आया, फिर आरआरबी आया। एसबीआई एक्ट, आरआरबी एक्ट, ये आया 1955 में। सही है, वो रहा एसबीआई एक्ट। ठीक है, आरआरबी आया 1976 में। सही है, ठीक है। तो ये 4 हो गए बैंक के। अब आते 3 कंपनी के। कंपनी के कौन कौन से? हाँ, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970, है ना। और यही वाला एक्ट, ये 1970 और ये 1980 और कंपनीज एक्ट 2013, ये 3 कंपनी के। उसके बाद आईटी एक्ट, पामला और सरफाइसी एक्ट। पामला में तो ए का मतलब ही एक्ट होता है। ये है 2000, 2002, 2002, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 याद रख सकते हैं बन। कैसे याद रखेंगे? 4 बैंक के। सबसे पहले आरबीआई आया, आरबीआई ने बनाया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद पहला बैंक बना एसबीआई। ये याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। पहला बैंक बना एसबीआई और गांव के लिए बना आरआरबी। ठीक है, तो कंट्री का पहला बैंक एसबीआई और गांव के लिए पहला बैंक बनाया आरआरबी। ठीक है, तो एसबीआई एक्ट, आरआरबी एक्ट। ठीक, अब याद रखने का तरीका है, ये 30 वाला, ये 40 वाला, ये 50 वाला, 60 नहीं है, ये 70 वाला, 70 वाला, 80 वाला, इस तरीके से 30 से स्टार्ट करेंगे। 30 का आया 1934। ठीक, 40 का आया 1949, 30 से आया 34, 40 से आया 49, 50 से आया 55, 70 से आया 76। ठीक है, 6 नहीं है तो 6 के साथ जोड़ दिया 7 के साथ। ठीक, तो 30 से 34, 40 से 49, 50 से 55, 70 से 76, ये 70 से 70, 80 से 80, ये 70 पे खत्म हो रहा है, दूसरा 70 से शुरू हो रहा है। 70 का 70, 80 का 80। कंपनी सेक्टर में याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं है, 2013 है, सबको याद रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे आईटी, पामला, सरफाइसी। 2000, 2002, 2002 लाइन से इस तरीके से सीक्वेंस चलता है पूरा। 19 कंप्लीट होने के बाद 2000 की सीरीज स्टार्ट हो गई यहाँ से। 2000, 2002, 2002। ठीक है, नहीं, आईटी, पामला, सरफाइसी। आईटी एक्ट हमारा पामला, पामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और सरफाइसी को याद रखने के लिए अपन ऐसे याद रखेंगे। सरफाइसी के अंदर सबसे पहले सा के बाद रफा के बाद एसी, सिक्योरिटाइजेशन, फिर रफा, RFA। सा का मतलब सिक्योरिटाइजेशन, ए का मतलब एंड, सा का मतलब सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो ये हो गया सा, सिक्योरिटाइजेशन एंड। अब आएगा रफा का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे अपन। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला जो एक्ट होता है सरफाइसी होता है। क्यों सरफाइसी होता है? जहाँ किसी ने पैसा वैसा खाया, टाइम में इंदिरा नाटक किया, तो बैंक उसके साथ डील करता है और रिकंस्ट्रक्ट करता है फाइनेंशियल एसेट को, कि तू कम पैसा दे देना, ये कर देना, इंटरेस्ट माफ़ कर देते, ऐसा कर देना, ज़्यादा इंस्टॉलमेंट दे दे, ऐसा करके दे दे, वैसा करके दे, इससे 10 नाटक करते हैं। ठीक है, तो सा मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड, रफा मतलब रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, और एसी का मतलब एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002।
तो इतने एक्ट अपन को आराम से याद रह जाएंगे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम रोज रिवीजन कर लेना, आग बंद करके एक बार बैठ करके सारे अपने। तो ये हो गए हमारा सारे एक्ट। दोबारा आते हैं पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व। पेक्युलरिटीज मतलब कोई ऐसी बातें नाटक ही खत्म नहीं होते। चल, पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व। पेक्युलरिटीज मतलब ऐसी बातें जो कोई अनोखी बात, बैंक को लेकर अनोखी बातें क्या क्या है, ठीक है। अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन को पेक्युलरिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो पेक्युलरिटीज इन्वॉल्व क्या क्या है? सबसे पहला ह्यूज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। अरे बैंक में इतने ट्रांजेक्शन होता है डेली बेसिस पे, ये रुपया ले रहा है, वो रुपया दे रहा है, ये ट्रांसफर, वो ट्रांसफर, ये अकाउंट खुला, वो अकाउंट खुला, ये बंद हुआ, वो बंद हुआ, डेली के भर भर के ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स होते हैं, कोई ऑनलाइन हो रहा है, कोई ऑफलाइन हो रहा है, ये इसको दे रहा है, वो उसको दे रहा है, यहाँ से कट रहा है, वहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ह्यूज वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शन सबसे पहला, ठीक। और वाइड जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ बैंक, पूरे कंट्री के चप्पे चप्पे में फैला है बैंक। लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, भर भर के प्रोडक्ट सर्विसेज देता है। डिपॉजिट देखो तो कई तरह के डिपॉजिट होते हैं, सेविंग, करेंट, फिक्स, ये मल्टीपल अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, भर भर के डिपॉजिट। उसके बाद लोन, नए नए तरह के एडवांसेस, ये वो लेंडिंग भी अलग अलग तरह की होती है। सो लगाओ मुझे तो लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज है, भर भर के प्रोडक्ट। उसके बाद टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है बैंक के अंदर, टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ किया जाता है। देख रहे हैं अपन, सारे काम अपन ऑनलाइन करते हैं। और स्ट्रिक्ट विजिलेंस, आरबीआई की खास नज़र होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो 5 चीज़ कैसे याद रखेंगे? 5 है ना। कई सारे बैंक मिलकर कई सारी सर्विसेज देते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। कई सारे बैंक मिलकर कई सारी सर्विसेज, कई सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। कई सारे बैंक ब्रांचेस, बैंक का नेटवर्क फैला हुआ है, कई सारी सर्विसेज देते हैं, लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कई सारे बैंक मिलकर कई सारी सर्विसेज और ट्रांजैक्शन करते हैं, कई सारी सर्विसेज देते हैं, कई सारे ट्रांजैक्शन देते हैं। और ये सारा काम कैसे करते हैं? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके करते हैं, और आरबीआई इस पर ध्यान देती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बैंक रिपोर्ट टू बी इशूड जनरली, कौन कौन सी रिपोर्ट अपन को इशू करना पड़ता है? सबसे पहले एक वर्ड आया स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। क्या है ये स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स? जो हेड ऑफिस का ऑडिटर होता है ना, उसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स, ठीक है। इसे फर्निश करनी होती है ये सारी रिपोर्ट। कौन कौन सी रिपोर्ट? सबसे पहली जो रिपोर्ट होती है वो आई कोफर पे होती है, यानी कि इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली इंटरनल कंट्रोल पे सेक्शन 143 सब सेक्शन 3(1) ये पढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर और 8 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के अंदर आता है इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में। वहाँ बताते हैं अपन इंटरनल कंट्रोल को अपन को ये सेक्शन कंप्लाई करना, ऑडिटर का सेक्शन होता है ये। ऑडिटर को इसके ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस और एडिक्वेसी पे रिपोर्ट देनी होती है, आई कोफर के एडिक्वेसी और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे। फिर आता है लफार, सलार, ट्रेजरार, लफार, सलार और ट्रेजरार, ठीक है। तो लफार लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देना होता है। एक नया रिपोर्ट, नई रिपोर्ट, ऑडिटर को जो खुद की रिपोर्ट है तो वो तो बनती है, उसके साथ एक लफार भी बनती है, लफार बनती है और वो आरबीआई कुछ मैटर बताता है उसके ऊपर बनती है, ठीक है। वो नीचे आएगा लफार के बारे में। सलार एसएलआर की रिक्वायरमेंट अपन कंप्लायंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, उस पर बनती है। एक ट्रेजरी ऑपरेशन पे, क्या ट्रेजरी ऑपरेशन जो है वो आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से है ना, उस पर बनती है। याद रखने का तरीका बाद में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि फिर एक रिपोर्ट जाती है किसके ऊपर? जो इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग का जो तरीका है इनका, ये पढ़ेंगे पूरा, हर एक पे टॉपिक आएगा पूरा। इनकम को कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, एसेट को कैसे क्लासीफाई की जाती है, प्रोविजनिंग, ठीक है। तो इन तीनों के ऊपर ये जो 3 काम है, तो ये आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से है नहीं है, ठीक। और कोई भी सीरियस इरेगुलरिटीज अपन ने नोटिस करी, वो करी या नहीं करी बैंक की वर्किंग में। साथ में क्या बैंक कंप्लाई कर रहा है? 2 कमेटी है, घोष कमेटी, जिलानी कमेटी, घोष कमेटी, जिलानी कमेटी। घोष कमेटी ने फ्रॉड के ऊपर दिया है, जिलानी कमेटी ने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अपने रिकमेंडेशन दिए। घोष कमेटी ने फ्रॉड के ऊपर, जिलानी कमेटी ने इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। तो ये 2 कमेटी है, घोष और जिलानी। तो इन दोनों के जो रिकमेंडेशन है, उस रिकमेंडेशन को बैंक को कंप्लाई करना होता है। तो क्या कंप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा बैंक, उस पर रिपोर्ट देनी होती है। और लास्ट ये एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन द रूरल एरियाज।
रूरल एरियाज़ में हमें कोई भी ऐसा इंस्टेंस दिखे जिसमें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है, रुपए का आने और जाने का जो रेशियो है वो एडवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, अपन को इससे मतलब नहीं, अपन को सिर्फ इस पर रिपोर्ट देनी, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब याद रखने का तरीका, सबसे पहले तो आई कोफर आएगा। ठीक है, अब आई कोफर के बाद लफार, सलार और ट्रेजरार। ट्रेजरार के पास इनकम का पूरा होता है, क्या इनकम के साथ कोई इरेगुलरिटी तो नहीं हो रही उसके साथ। ठीक है, ये देखना है, मतलब कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा, इनकम के साथ कोई इरेगुलरिटी, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि अगर होगा तो फिर एडवर्स रिपोर्ट जाएगी। ठीक, लफार, सलार, ट्रेजरार के पास इनकम होती है, इनकम के साथ कोई इरेगुलरिटी या फ्रॉड तो नहीं हो रहा, अगर फ्रॉड हो रहा है तो एडवर्स रिपोर्ट जाएगी। इस तरीके से अपन सीक्वेंस बना के याद करें। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक। टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है बैंक भर भर के, और बैंकिंग फैसिलिटी कभी भी कहीं भी अपन को मिलेगी, एनी टाइम एनीवेयर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो बैंक का सिस्टम है तो उसमें जो आरबीआई की लेटेस्ट गाइडलाइंस है तो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट है या नहीं है। ठीक है, बिल्ट इन है या नहीं है, सिस्टम के अंदर बिल्ट इन होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए नहीं, मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सिस्टम होना चाहिए। अपन क्या देखते हैं कि अपन रात को घर में बैठ के किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो अपने अकाउंट से कट जाता है ना पैसा, उसके अकाउंट में पहुंच भी जाता है, तो सारा ये काम अपने आप ही हो रहा है ना, कोई पर्सन कर रहा है इस काम को नहीं, कौन कर रहा है काम, बैंक का सिस्टम कर रहा है। तो बैंक का सिस्टम ये काम कैसे करे, आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से। ठीक है, तो ऑडिटर को ये मानना नहीं चाहिए, मतलब ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि सिस्टम तो सही होगा, बल्कि क्या करना चाहिए, सिस्टम को चेक करना चाहिए, ये यूज़ करना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म प्रोड्यूस यूज़ करना चाहिए और सिस्टम को चेक करना चाहिए, चेक द ऑथेंटिसिटी एंड कंसिस्टेंसी, मैनुअली चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इस पूरी लाइन में यही बोला है कि ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फैमिलियर भी हो और सेटिस्फाइड भी हो। ठीक, डेट ऑल द पैरामीटर्स एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस आर इनकॉर्पोरेटेड इन सिस्टम। किससे सेटिस्फाई हो कि जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस वगैरह है ना, नॉर्म्स वगैरह आरबीआई के, वो सारे सिस्टम में क्या है, इनकॉर्पोरेट है। तो जो भी नॉर्म्स है लेटेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से वो सारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट है। एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हाँ सिस्टम सही होगा। चलो, अब ये बैंक ऑडिट अप्रोच जो है ना, ये देखते हैं। बैंक ऑडिट अप्रोच सबसे पहले होता है ड्राइंग अ प्लान बनाना। प्लान हमेशा बेस होता है इन 4 चीज़ पे, बैंक का ऑपरेशन, बैंक का फीचर्स, ठीक है, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर। एडवर्स फीचर्स का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फीचर्स। ठीक है, तो बैंक के कोई ऐसे काम है, ऐसे फीचर्स है जो कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी कंसिडर करो। तो प्लान बनाने के टाइम पे अपन इन सबको ध्यान देते हैं, अपना प्लान इन सब पे बेस्ड होता है। अपन बैंक का नेचर लेवल देखते हैं, ऑपरेशन का क्या है, ठीक है, साथ में बैंक के फीचर्स अपन देखते हैं, एडवर्स फीचर कौन कौन से, क्या बैंक ने कंप्लायंस किया था प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, देखते हैं कि क्या बैंक का कंप्लायंस का लेवल कैसा है, क्या हर चीज़ बैंक कंप्लायंस करता है क्या, ये प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट से अपन को पता पड़ जाएगा। एंड ऑडिट रिस्क बेस्ड ऑन इनएडिक्वेंसी इन और ब्रीच ऑफ, क्या इंटरनल कंट्रोल वगैरह को ये लोग ब्रीच वगैरह कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा रिस्क है ब्रीच करने की वजह से जो ऑडिट रिस्क रहेगा उसे भी कंसिडर करते हैं प्लानिंग के टाइम, कि अगर ये लोग इंटरनल कंट्रोल को ब्रीच कर देंगे ना तो उसकी वजह से क्या ऑडिट रिस्क रहेगा, वो भी अपन प्लानिंग के टाइम पे कंसिडर करते हैं, उसे भी कंसिडर करते हैं प्लानिंग करने के लिए। तो प्लान इन 4 चीज़ पे डिपेंड होता है, बैंक का ऑपरेशन, बैंक का फीचर्स, ठीक है, और कंप्लायंस करना ताकि रिस्क ना हो। ठीक, बैंक का ऑपरेशन, बैंक का फीचर्स और सारी चीज़ें बैंक कंप्लायंस करे ताकि रिस्क ना हो। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। बेटा कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर अपन लोग पढ़ते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। कंट्रोल एनवायरनमेंट नाम है इसका टॉपिक का, कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, मगर इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज़। अभी कंट्रोल एक्टिविटीज़ क्या होती है पता है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे अपन। हाँ, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर तो कई सारी चीज़ें आती हैं, ठीक, लेकिन अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एक्टिविटीज़। कंट्रोल एक्टिविटीज़ में आता है कि कौन कौन सी कंट्रोल करने की एक्टिविटीज़ बनाई जाती है। एक होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बाद आता है पोजीशन का मेजरमेंट, पोजीशन का रिकंसिलिएशन, पोजीशन का मेजरमेंट, पोजीशन का रिकंसिलिएशन, ट्रांसैक्शन का अप्रूवल और उसकी लिमिट, ट्रांसैक्शन का अप्रूवल और उसकी लिमिट, ठीक है। अब ये पोजीशन क्या होता है,
बैंक ने कई जगह पे रुपया इन्वेस्ट कर रखा होता है, बैंक के पास फॉरेन करेंसी होती है, तो फॉरेक्स की पोजीशन, इन्वेस्टमेंट की पोजीशन, उसे पोजीशन बोलते हैं। समझ में आया बात? तो पोजीशन का मेजरमेंट, पोजीशन की रिकंसिलिएशन, ये दो। साथ में ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन और अप्रूवल होना चाहिए, तभी ट्रांजैक्शन होगा। वेरिफिकेशन और अप्रूवल से ट्रांजैक्शन हो रहा है, और सेटिंग अप लिमिट। ठीक है, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? कंट्रोल एक्टिविटीज़। इन लोगों ने वर्ड लिखा है कंट्रोल एनवायरनमेंट, मगर ये कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट बोल सकते हैं क्योंकि इन सबको मिलके ही कंट्रोल एनवायरनमेंट बनता है, ये सारी चीज़ों को मिलके। साथ में फिजिकल सिक्योरिटी, लॉकर वगैरह बराबर तो है, पैसा तो चोरी नहीं हो जाएगा। और रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, कंटिजेंसी प्लानिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन और कंटिजेंसी कितनी चीज़ हुई? पोजीशन का मेजरमेंट, पोजीशन का रिकंसिलिएशन, ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन, ट्रांजैक्शन की लिमिट। ठीक है, पोजीशन की दो, ट्रांजैक्शन की दो, साथ में आखिरी की जो दो है वो एक्सेप्शन है और कंटिजेंसी, एक्सेप्शन है और कंटिजेंसी। ठीक है, अब कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं। ये सब कुछ अपन पढ़ रहे हैं किसके अंदर? बैंक ऑडिट अप्रोच के अंदर। तो बैंक ऑडिट अप्रोच में प्लानिंग वगैरह के टाइम पे अपन को कुछ चीज़ों के जवाब देने पड़ते हैं। ये जवाब मतलब असल में ये जवाब क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट को अपन टेस्ट कर रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हैं। कंट्रोल एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल को अपन चेक कर रहे हैं। तो इंटरनल कंट्रोल को चेक करने में ये चीज़ें देखनी पड़ती है। क्या चीज़ें देखनी पड़ती है? किसे कंसिडर करना पड़ता है कि कोई है कंट्रोल परफॉर्म करने वाला? हु परफॉर्म्स, कौन परफॉर्म करेगा? कोई है परफॉर्म करने वाला, कौन परफॉर्म करेगा? हु परफॉर्म। और जो परफॉर्म करेगा उसके पास ऑथोरिटी और नॉलेज होनी चाहिए। तो परफॉर्म करने की नॉलेज होनी चाहिए और परफॉर्म करने की उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अनऑथोराइज बंदा कंट्रोल परफॉर्म ना कर रहा हो, आज कहीं पे मान लो साइन करने, अप्रूवल देना है, तो अप्रूवल देने वाला बंदा कौन हो? ऑथोराइज हो। अनऑथोराइज बंदा अप्रूवल ना देता हो। ठीक है, तो सबसे पहला कौन परफॉर्म कर रहा है? उसके पास नॉलेज और अथॉरिटी है क्या? और उसने किया क्या परफॉर्म? और किया तो उसका सबूत क्या है? व्हाट एविडेंस अवेलेबल टू प्रूव दैट द कंट्रोल इज परफॉर्म। उसने अगर कंट्रोल परफॉर्म किया तो उसका क्या एविडेंस है? और अगर एविडेंस है तो कहाँ है? वेयर इज द एविडेंस रिटेन? और कब तक के लिए रखा है? फॉर हाउ लॉन्ग असेसिबल अवेलेबल फॉर ऑडिट? ऑडिट के लिए कब तक रहेगा वो? कहाँ है और ऑडिट के लिए वो कब तक रहेगा? ठीक है, उसके बाद कब कब परफॉर्म किया? ठीक है, कब कब परफॉर्म किया और क्यों परफॉर्म किया? कब और क्यों? ठीक, पहले तो कोई परफॉर्म करने वाला है क्या? हु परफॉर्म? क्या उसने किया? क्या तो कोई एविडेंस है क्या? व्हाट एविडेंस दैट कंट्रोल इज परफॉर्म? उसका कोई एविडेंस है क्या परफॉर्म करने का? एविडेंस है तो कहाँ पर है? कौन करेगा? उसने किया क्या? एविडेंस है क्या? और है तो कहाँ है? ठीक है, और उसके बाद कब किया और क्यों किया? कब कब किया और क्यों किया, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और क्यों किया यानी कि क्यों कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से तरह का एरर को मुझे प्रिवेंट और डिटेक्ट करना है, और क्या कंट्रोल परफॉर्म होगा, मतलब कैसे हुआ कंट्रोल परफॉर्म? क्या वो बाईपास तो नहीं हो जाएगा कंट्रोल? अगर वो होगा तो क्या हम डिटेक्ट कर लेंगे? क्या कंट्रोल बाईपास तो नहीं हो जाएगा? कंट्रोल एक्टिविटी क्या क्या है? अब अपन यहाँ हाउ में क्या पढ़ते हैं कि कंट्रोल को कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है कंट्रोल के अंदर, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज़। क्या वो बाईपास तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बाईपास तो डिटेक्ट तो कर लेंगे। और हाउ आर द एक्सेप्शन और डेविएशन रिजॉल्व ऑन आइडेंटिफिकेशन? और अगर डिटेक्ट कर लेंगे तो उसको कैसे वो करेंगे अपन, रिजॉल्व कैसे करेंगे? क्या कंट्रोल बाईपास तो नहीं होगा? होगा तो डिटेक्ट हो जाएगा, डिटेक्ट होने पर रिजॉल्व हो तो जाएगा। ठीक है, और टाइम फ्रेम ऑफ रिजॉल्विंग, वो कब तक रिजॉल्व होगा? ठीक है, कैसे में अपन ये देखते हैं कि कौन सी चीज़ के लिए कौन सा कंट्रोल बनाया है, यानी कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होगी, कंट्रोल एक्टिविटीज़ कैसे परफॉर्म होगी। क्या वो बाईपास तो नहीं होगी? अगर बाईपास होगी तो क्या डिटेक्ट तो कर लेंगे, और डिटेक्ट हो गई तो क्या रिजॉल्व तो होगी, रिजॉल्व हो गई तो कब तक रिजॉल्व होगी। ठीक है, लास्ट में हमारा आता है एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, इस पर तो एंगेजमेंट टीम डिस्कशन के अंदर क्या आता है? दो सबसे बड़ी चीज़ आती है बेटा, ये 300 का नाम जो है ना, 300 नहीं, 300 तो प्लानिंग है, 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। वही लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल एंड ऑल्सो असेस द पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, सेम वही लाइन लिखा है, आइडेंटिफाई असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट, और ये इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल नीचे आता है लिखा हुआ, उसमें नाम में लिखा हुआ नहीं होता, ये नाम में नहीं होता, ये बाद में लिखा हुआ होता है। नाम तो पता है क्या है? आइडेंटिफाइंग, 315 का नाम है आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज एनवायरनमेंट, ऐसा ये नाम है। फिर बाद में लिख देते ये लोग इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल समझना पड़ता है, एंटिटी को उसके एनवायरनमेंट को, एंटिटी को उसके एनवायरनमेंट को, दोनों को समझना पड़ता है, साथ में इंटरनल कंट्रोल समझना पड़ता है।
तो ये पूरा 315 का नाम लिखा हुआ है इतना बड़ा यहाँ पर, ठीक है। तो एंगेजमेंट टीम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन सबको डॉक्यूमेंट करेंगे और उसके बाद ससेप्टेबिलिटी का मतलब होता है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। एक ही बात को बार बार कर रहा है, यही लाइन काफ़ी है, बस इतना सा याद रखना, ठीक है। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, अब एंगेजमेंट टीम डिस्कशन में क्या आता है, क्या इंक्लूड है, मैप। ये लोग मैप बनाते हैं पूरा। मैप मतलब मेथड एरर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ फ्रॉड। पहला मेथड बाय विच फ्रॉड माइट बी कमिटेड, कैसे फ्रॉड करेंगे ये लोग, ठीक है। और हम अगर ये लोग फ्रॉड करेंगे तो ऑडिट रेस्पॉन्सेज टू एंगेजमेंट इज, हम इसको कैसे रेस्पॉन्स देंगे। तो पहला आता है मेथड, ए मतलब मेथड कि फ्रॉड कैसे होगा और हम कैसे रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉड होने का मेथड और हमारा रेस्पॉन्स करने का मेथड। ऑडिट रेस्पॉन्सेज टू 3 तरह के रिस्क, एंगेजमेंट रिस्क, परवेसिव रिस्क और स्पेसिफिक रिस्क। क्या होता है ये आगे आएगा, अभी बताता हूँ शॉर्ट में, आगे फिर आएगा। एंगेजमेंट रिस्क होता है कि पहले हाँ करने से पहले ही देख लो कि भाई वो सही तो है, हाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं। एंगेजमेंट रिस्क एक्सेप्ट करने से रिलेटेड होता है। परवेसिव रिस्क होता है कि कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता हो, या कोई स्पेसिफिक रिस्क, कोई पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड रिस्क, ठीक है। चलो सबसे पहले एम का मतलब मेथड, फ्रॉड का मेथड, हमारा रेस्पॉन्स का मेथड, ठीक है। उसके बाद ई, 2 तरह के एरर मोर लाइकली टू अकर और एरर विच हैव आइडेंटिफाइड प्रीवियस ईयर, ठीक है। कौन से एरर के ज़्यादा होने के चांस है और पिछले साल कुछ एरर आइडेंटिफाई किए थे क्या, उसको भी अभी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक। अब आता है पी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन करेंगे। इसमें भी ये लिखेगा नीड टू अलर्ट, अरे अलर्ट रहने का मतलब ही प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है, ठीक है। फॉर द इन्फॉर्मेशन अदर देन और अदर कंडीशन डेट इंडिकेट मटेरियल स्टेटमेंट। अलर्ट रहो कि कोई भी जहाँ तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिले मटेरियल स्टेटमेंट की, ठीक है, उससे हमेशा अलर्ट रहो, मतलब देखते रहो कहीं मटेरियल स्टेटमेंट दिख तो नहीं रहा तुम्हें, ठीक है, या उसकी कंडीशन दिख रही हो। अभी अपन ने पढ़ा कि ऑडिट डिस्कशन में क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड पढ़ा अभी, ठीक है, यानी मैप। और अब पढ़ रहे डिस्कशन का फ़ायदा क्या है। डिस्कशन का फ़ायदा ये है कि हम सही जगह पे ध्यान दे पाते हैं। बैंक के अंदर सबसे ख़राब में ख़राब चीज़ होती है फ्रॉड, ठीक है। अरे हर जगह ही फ्रॉड ख़राब है, लेकिन बैंक पूरे दुनिया का रुपया लेकर बैठा है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रॉड हो गया तो बैकबोन है, अभी वो ऊपर ने पढ़ा, ठीक है, अभी अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ये बैकबोन है, तो इसमें फ्रॉड नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो स्पेसिफिक एम्फेसिस अपन देते हैं किसके ऊपर, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड के ऊपर, ठीक। और इनेबल टू कंसिडर एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स कंसिडर करते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि हम क्या करते हैं, मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड पर कि जो रिस्क है, रिस्क उस पर स्पेसिफिक एम्फेसिस दे पाते हैं। प्लानिंग पहले ही डिस्कशन पहले ही कर लेते ना, तो स्पेसिफिक एम्फेसिस दे पाते हैं उसके ऊपर। साथ में क्या रेस्पॉन्स देंगे वो भी करता है। तो स्पेसिफिक एम्फेसिस और रेस्पॉन्स 2 पॉइंट इसमें कवर है। अब अगर मान लो तुम्हें कोई रिस्क मिलता है, ठीक है, तो टू डिटरमिन द प्रोसेसर, तुम उसको कैसे डील करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेसर फॉलो करोगे। फ्रॉड मिल जाए तो क्या प्रोसेसर फॉलो करोगे, किसको कौन सा काम दोगे, किस एक्सपीरियंस एंगेजमेंट पार्टनर को ये काम दोगे, एंगेजमेंट टीम मेंबर को ये काम दोगे, ठीक है। क्या एक्सपीरियंस से काम चल जाएगा या स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा। अब ये सारे पॉइंट को याद रखने का तरीका, फ्रॉड पे स्पेसिफिक एम्फेसिस देंगे और कैसे रेस्पॉन्स देना है वो डिसाइड करें, ठीक है। अब अगर फ्रॉड मिल जाता है तो क्या प्रोसेसर फॉलो करें, क्या एंगेजमेंट एक्सपीरियंस बंदे से काम चल जाएगा, हमारे एक्सपीरियंस बंदे से काम चल जाएगा या स्पेशलिस्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉड मिला तो क्या प्रोसेसर फॉलो होगा, कौन से एक्सपीरियंस बंदे को लाना पड़ेगा या स्पेशलिस्ट को लाना पड़ेगा। फ्रॉड मिला तो क्या प्रोसेसर फॉलो होगा, एक्सपीरियंस को लाना पड़ेगा या स्पेशलिस्ट को लाना पड़ेगा। 3 पॉइंट तो ये हो गए नीचे वाले, 2 पॉइंट ऊपर वाले, स्पेसिफिक एम्फेसिस देंगे और रेस्पॉन्स देंगे, स्पेसिफिक एम्फेसिस देंगे और रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। ये एडवांटेज है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेक्शन सबसेक्शन 1, 2, ठीक है, दोनों के अंदर 2 नो, ठीक है, ये होगा 29। तो दोनों के अंदर ये दोनों अप्लाई होता है किसके ऊपर, 3 बैंक के ऊपर, नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, RRB, नेशनलाइज्ड बैंक, SBI, RRB, इनके नाम हमेशा अलग ही चलेंगे, ठीक है। तो 1, 2 दोनों अप्लाई होता है इनके ऊपर, ठीक, ऐसे अपन याद रखें। अब वहाँ शेड्यूल 3 था, यहाँ भी शेड्यूल 3 है, वहाँ पार्ट 1, 2 था, यहाँ पर फॉर्म ए और फॉर्म बी, बस इतना सा फर्क है। तो यहाँ भी सेम शेड्यूल 3 है इस सेक्शन का, शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट, ठीक है, एक्ट का शेड्यूल 3। फॉर्म ए बैलेंस शीट के लिए, फॉर्म बी P&L के लिए। कंपनीज के अंदर क्या होता है, पार्ट 1 बैलेंस शीट के लिए, हमेशा याद रखना, पहला पार्ट बैलेंस शीट के लिए होगा, दूसरा पार्ट P&L के लिए, उल्टा चलते हैं अपन, ठीक है।
पहले बैलेंस शीट आता है, फिर कौन आता है, P&L आता है। यहाँ पर भी सेम वही है, यहाँ फॉर्म ए है बैलेंस शीट के लिए, वहाँ पार्ट 1 है बैलेंस शीट के लिए, यहाँ फॉर्म बी है P&L के लिए, वहाँ पार्ट 2 है P&L के लिए, ठीक है, शेड्यूल बिल्कुल सेम है। अब हर बैंकिंग कंपनी को, बैंकिंग कंपनी ना, तो कंप्लायंस करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बोला है ना, ये इनको भी कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट 29 खत्म हुआ, 29 में अकाउंट बना, 30 में ऑडिट होगी, तो 30 का सबसेक्शन 1 ऑडिट के लिए बोलता है, ठीक है। अ पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर, ऑडिटर के अपॉइंट की बात करता है, ठीक है। तो मतलब ऑडिट ऑफ अकाउंट की बात करता है, लेकिन किस पर्सन, कौन करेगा ऑडिट, जो ड्यूली क्वालिफाइड है उसकी बात कर रहा है। तो ये सेक्शन बोलता है 30 कि ऑडिट कराओ क्वालिफाइड बंदे से, बस ये बोलता है ना। ऑडिट कराओ क्वालिफाइड बंदे से, ये बोलता है। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, इस वाले सेक्शन में लिखा है कंपनी से एक्ट 2013 के, सेम फॉलो होगा यहाँ पर, इसके लिए कोई नया नहीं बनाया, ठीक है। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा, जितना पढ़ा दिया काफ़ी, जो पढ़ा रहा हूँ काफ़ी है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सबसे अच्छी बात और मज़ेदार बात। बैंकिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्डर करते हैं और नेशनलाइज बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। बैंकिंग कंपनी में एनुअल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर। तो बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर, नेशनलाइज बैंक में डायरेक्टर, शेयर होल्डर डायरेक्टर, शेयर होल्डर डायरेक्टर, लेकिन दोनों ही करेंगे RBI के अप्रूवल से। अब RR भी थोड़ा नमूना अलग टाइप का आता है बैंक, ठीक है। ये रूरल में आ गया तो इसका थोड़ा रूल अलग चलता है, रूरल का रूल अलग, ठीक है, रूरल का रूल। ये क्या रूल चलता है भाई इसके अंदर, कि इसके अंदर करेगा तो बैंक, मगर यहाँ पर RBI का अप्रूवल होता है ना, यहाँ पर CG का अप्रूवल होता है। क्योंकि एक बात बता देता हूँ तुम्हें, अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, कंफ्यूज भी नहीं होंगे। वो ये कि जो RRB को रेगुलेट करता है ना, कंट्रोल करता है, वो NABARD होता है। RRB को कंट्रोल करने के लिए रीजनल रूरल बैंक जितने भी है ना, जितने भी रूरल बैंक है, वो सबको कंट्रोल करने के लिए NABARD को बनाया, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाम है NABARD, ठीक है। इसीलिए RRB के अप्रूवल, RRB में भी अपॉइंट कौन करेगा, बैंक, लेकिन अप्रूवल कौन देगा, CG। तो बैंकिंग कंपनी के अंदर शेयर होल्डर, नेशनलाइज के अंदर डायरेक्टर, इसके अंदर शेयर होल्डर, इसके अंदर डायरेक्टर, दोनों को RBI अप्रूवल करेगा, ठीक है। लेकिन RRB, इस पर RBI, इस पर NABARD लगता है, तो इसको CG अप्रूव करेगा, करेगा तो बैंक ही अपॉइंट। रेम्यूनरेशन क्या होगा, सेम वही रहेगा, सेक्शन 142 कंपनी से 2013 के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जो नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेटा ऊपर बैंकिंग कंपनी थी, बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज बैंक था, नीचे नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है ना। ऊपर नेशनलाइज बैंक के साथ बैंकिंग कंपनी थी, कंपनी में शेयर होल्डर करते, बैंकिंग कंपनी में शेयर होल्डर करते, नेशनलाइज बैंक में बोर्ड करता है, दोनों का अप्रूवल RBI देता है। ये एक अलग बात कर रहा है। अभी ऑर्डर फिक्स हो गया ना, रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है कि रेम्यूनरेशन तो इसके हिसाब से चलेगा, कंपनी सेक्ट के हिसाब से, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के अंदर। लेकिन नेशनलाइज बैंक और SBI का जो रेम्यूनरेशन होगा वो RBI फिक्स करेगा, CG के साथ कंसल्ट करके, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन के अंदर इन दोनों बैंक का RBI फिक्स करता है CG के साथ। सबके जो रेम्यूनरेशन होते हैं ना, वो कंपनी से एक्ट के हिसाब से होते हैं सबके, बस इन दोनों के ऐसे होते हैं, ठीक है। पावर ऑफ ऑडिटर सेम पावर है जो कंपनी की पावर, ठीक है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या लिखा है, इन द केस ऑफ नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक के केस में CG को हमें रिपोर्ट देना पड़ता है, जिसमें हमें ये बताना पड़ता है, ठीक है। नेशनलाइज बैंक के केस में CG को रिपोर्ट देना पड़ता है और ये बताना पड़ता है। ऐसी रिपोर्ट SBI में भी देना पड़ता है। दोबारा आ गए, देखो यहाँ पर नेशनलाइज बैंक SBI का वो पड़ा था, रेम्यूनरेशन का पेमेंट ये लोग फिक्स करेंगे, CG और ये RBI करेगा CG के साथ कंसल्ट करके। फिर नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक आ गए यहाँ पर ऑडिटर्स रिपोर्ट, दोबारा आ गया नेशनलाइज बैंक और ये दोबारा आ गया स्टेट बैंक ऑफ। नेशनलाइज बैंक में CG को रिपोर्ट के अंदर ये सब बताना है, स्टेट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। साथ में यही जो बताएंगे ना बात, तो इसमें लिखा है ऑडिटर की जो रिपोर्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो टू बी मेड टू द CG एज इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट इन द केस ऑफ नेशनलाइज बैंक।
सेम ऐसी होगी, आइडेंटिकल होगी, इससे मिलती जुलती होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क हो तो फ़र्क हो। अब क्या बताते हैं अपन सी जी को अपन ये बताते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है, साथ में और जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी, ठीक है, तो क्या वो हमें मिली, हमने जो मांगी इन्फॉर्मेशन वो हमें मिली, और मिली तो क्या हम सेटिस्फैक्ट्री है क्या नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ट्रू और फेयर व्यू और एक्सप्लेनेशन के साथ सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू, एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री। इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे ओपिनियन में ट्रू और फेयर व्यू दे रहा है नहीं दे रहा, साथ में हमने कोई उससे एक्सप्लेनेशन मांगी, कॉल्ड अपॉन फॉर एनी एक्सप्लेनेशन, तो क्या हमें वो मिली, वेदर इट हैज़ बीन गिवन, क्या वो ऑडिटर को दी गई, और अगर दी गई तो क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। चलो, साथ में जो भी ट्रांजेक्शन हो बैंक के पावर में है या नहीं है, ठीक है। बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक के ट्रांजैक्शन, दो बात हो गई। अब उसके बाद दो बात बैंक की, एक बात ब्रांच की, एक बात अदर। दो बैंक की, एक ब्रांच की, एक अदर। अब ब्रांच की क्या बात है कि जो वो होता ना अपना स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर, ठीक है, तो वो जो ऑडिटर है सेंट्रल ऑडिटर, तो उसको सारी ब्रांच से रिटर्न आते हैं, सारी ब्रांच रिटर्न भेजती है, बना के अपने बारे में पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाने के भेजती है। तो वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस से रिटर्न मिलेगा, और वो एडिक्वेट है क्या हमारे ऑडिट के लिए, जो रिटर्न उन्होंने भेजे वो हमारे ऑडिट के लिए वो एडिक्वेट है नहीं है। उसके बाद और भी कोई मैटर, ठीक है, विच ही कंसिडर, कौन ऑडिटर, विच ऑडिटर कंसिडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सीजी। और भी कोई मैटर उसको लगे ऑडिटर को कि सीजी को बताना चाहिए तो बता सकता है। दो बात बैंक की बतानी है, ट्रू और फेयर व्यू और ट्रांजैक्शन पावर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक वो बताना है कि ब्रांचों से जो रिटर्न दिए वो हमारे ऑडिट के लिए सफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है, एडिक्वेट है या नहीं है। साथ में और भी कोई मैटर बताना हो तो बता सकता है सीजी। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा रहेगा, जो चैप्टर 8 में तुम पढ़ के आए ना वही फॉर्मेट रहेगा, बस एक दो चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो क्या होती है वो बता देता हूँ। पहली चीज़ जो एक्स्ट्रा रहेगी वो ये रहेगी कि जितनी भी अनऑडिटेड ब्रांचेस है बैंक की, जिसको बैंक ऑडिट नहीं करवा रहा ब्रांच को, तो कितनी है, नंबर बताओ, और क्वान्टिफिकेशन में ये बताओ कि एडवांस कितना है, डिपॉजिट कितना है, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, रुपया देना रुपया लेना, ब्याज देना ब्याज लेना, रुपया देना रुपया लेना, ब्याज देना ब्याज लेना, ठीक है। रुपया देना, एडवांसेस कितने हैं, डिपॉजिट कितने हैं, इंटरेस्ट इनकम कितनी है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने हैं। क्वान्टिफिकेशन, इनकी क्वांटिटी बतानी है। जिन भी ब्रांच की ऑडिट नहीं कर रहे ना, तो ऐसी मान लो 10 ब्रांच है तो गिनती बताओ 10, ठीक है। साथ में हर एक ब्रांच की 4 बात बताओ, 4 बात, हर एक ब्रांच के बारे में 4 बात बताओ, ठीक है। तो ये अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है ऑडिट रिपोर्ट में, और ये डिस्क्लोज पता है कैसे करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के हिसाब से और यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें लगता हो उसके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से, कि इंटरनेशनल ट्रेंड कैसा है, सारे लोग कैसे इंटरनेशनल कैसे डिस्क्लोज की जा रही है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे डिस्क्लोज की जा रही है उसके हिसाब से डिस्क्लोज करना है, ठीक है। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि और भी तुम्हें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगती हो तो तुम डाल सकते हो, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू यूजर, ठीक। उसके बाद हमने देखा कि भाई चैप्टर 8 में जो भी बात बोली गई वैसी रिपोर्ट बनेगी। साथ में बस ये एडिशनल चीज़ है, चैप्टर 8 में हमने 143 के बारे में पढ़ा, इसमें भी अप्लाई होता है 143, ठीक है। वहाँ पर हमने कारो के बारे में पढ़ा, कारो अप्लाई होता है क्या, बस कारो अप्लाई नहीं होता, कारो इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो जो कारो पढ़ाया था उसमें बोल दिया था ये बात कि कारो बैंकिंग कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, NBFC पे होता है, बैंकिंग में नहीं होता एप्लीकेबल। तो कारो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पर, हाँ 143 तो अप्लाई होगा, ठीक है। तो चैप्टर 8 का हिसाब से चलेगा, 143 अप्लाई होगा, कारो अप्लाई नहीं होगा, अनऑडिटेड ब्रांच के नंबर और 4 चीज़ के अमाउंट, क्वान्टिफिकेशन, ठीक। लफार क्या है, कुछ भी नहीं है, एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें RBI जो मैटर बताता है ना उसको बताना होता है, ख़त्म। कब देना होता है, 30 जून को देना होता है, हर साल की 30 जून को जाएगा, ठीक है। लफार के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, और लफार के अंदर तुम्हें एग्जीक्यूटिव समरी डालनी हो तो डालो, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। तुमने जो ऑडिट करी ना, तुमने जो ऑडिट करी उसकी तुमने जो रिपोर्ट बनाई, इसके बारे में तुम्हें कुछ समरी डालनी हो जिसमें तुम की ऑब्जर्वेशन बताना चाह रहे हो सामने वाले को, RBI को। लफार देते हैं हम RBI को, और लफार बनता है RBI का कुछ मैटर बताता है उसके ऊपर बनता है, तो लफार में वो मैटर डालने होते हैं। साथ में तुमने जो ऑडिट करी उसकी एग्जीक्यूटिव समरी तुम्हें डालनी हो तो डाल दो, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डज नॉट रिक्वायर एग्जीक्यूटिव समरी, लफार के अंदर कोई समरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हें डालना हो की ऑब्जर्वेशन बताने के लिए तो डाल सकते हो, ठीक। चलो
रिपोर्टिंग टू आरबीआई। 3 पॉइंट है रिपोर्टिंग टू आरबीआई के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, वो सारी कमेटी की रिकमेंडेशन को कंप्लायंस करना, ठीक है। इसके अंदर अपन को कोई भी फ्रॉड वगैरह अपन को मिला है तो अपन को हाथों हाथ बताना पड़ेगा। अगर अपन ने नहीं बताया फ्रॉड वगैरह के बारे में, किसके बारे में बताना है, ससेप्टिबल टू फ्रॉड, फ्रॉड का कोई रिस्क हो, फ्रॉडुलेंट कोई एक्टिविटी तुमने देखी हो, कोई एक्सेस पावर का एक्ट हो, कोई पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा हो जितनी उसको उसके पास है, ठीक है। और स्मेल ऑफ एनी फाउल प्ले, तुम्हें कुछ उल्टी सीधी बातों का ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़, तो ऐसी कोई भी तुम्हें गड़बड़ का लग रहा है, अंदाज़ा हो रहा है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं स्मेल एनी फाउल प्ले, ठीक है। तो इन एनी ट्रांजेक्शन ही शुड रिफर टू द मैटर, वो मैटर किसको बताएगा, आरबीआई यानी कि रेगुलेटर यानी कि आरबीआई को बताएगा। नहीं बताता तो एक्शन लिया जाएगा उसको, ठीक। पहली बात ये। दूसरी बात, 250 को कंप्लायंस करेगा, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट में लॉ और रेगुलेशन को कंसिडर करना, ठीक है। 250 के बाद 240 को कंप्लाई करेगा, तो 250 को कंप्लाई करेगा, 240 को कंप्लाई करेगा, ठीक। तो 3 बात बोली। पहला, कुछ भी गलत होगा आरबीआई को बताएगा, 250 को कंप्लाइज करेगा, 240 को कंप्लाई करेगा। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रिपोर्टिंग टू आरबीआई। आरबीआई को क्या क्या रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। ऑर्डर्स को हर ट्रांजेक्शन नहीं देखना होता, मगर पूरा सिस्टम एज अ होल देखना होता है, और जहाँ उसको कमी दिखी वो बताना होता है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन नहीं देखना होता, पूरा सिस्टम एज अ होल देखना होता है, जहाँ कमी दिखी बताना होता है, ठीक है। हाँ, अब आता है सबसे घटिया, कंडक्टिंग एन ऑडिट। ओ भाई सब भर भर के पागलों की तरह पॉइंट लिख रखे, पागल पागल पागलों जैसे। 18 पॉइंट है शायद, ये पढ़ेंगे बाद में, इसके चक्कर में बैंक ही छूट जाएगा, ठीक है। तो इसे अपन कवर करेंगे लास्ट में। क्या नाम है हेडिंग का, ऑडिट, ऑडिट कंडक्ट करना, बाद में करेंगे कंडक्ट, ठीक। अब सबसे पहले आता है एडवांसेस। सबसे पहले आता है एडवांसेस। एडवांसेस के अंदर क्या करेंगे, लार्ज तो सारे करेंगे एग्जामिन, ठीक है, और स्मॉल को सैंपल बेसिस पे करेंगे। स्मॉल को बोला है अदर एडवांसेस, ठीक। तो लार्ज सारे करते, स्मॉल को सैंपल बेसिस पे करते, प्रॉब्लम वाले अकाउंट को करते डिटेल में, और अदर को करते छोड़ देते, ठीक है। ये कह रहा है अकाउंट आइडेंटिफाइड टू बी प्रॉब्लम अकाउंट एग्जामिन इन डिटेल अनलेस द अमाउंट इन्वॉल्व इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम वाला अकाउंट होना चाहिए और अमाउंट भी बड़ा होना चाहिए, उसको डिटेल में करेंगे। यानी साधारण भाषा में बताऊं तो लार्ज एडवांसेस को तो सारे को करते हैं और डिटेल में करते हैं, और स्मॉल वाले को सैंपल बेसिस पे करते हैं, बस। लार्ज किसे बोला गया, डिपेंड करता है बैंक का उस पर ऑपरेशन में, डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन में। वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन का मतलब बैंक का वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन लाख में है, करोड़ में है, 100 करोड़ में है, 1000 करोड़ में है, या 2000, 5000, 10,000 करोड़ में, कैसे वाले लेवल में, ठीक है। जैसे वाले लेवल में होगा वैसे वाला उसका लार्ज और स्मॉल सेट होगा, ठीक है। लाख वाले में तो लाख के हिसाब से लार्ज और स्मॉल सेट होगा, करोड़ में तो करोड़ के हिसाब से सेट होगा, 100 करोड़ में तो उसके हिसाब से सेट होगा। समझ में आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ या 10% ऑफ एग्रीगेट ईयर एंड एडवांस विच एवर इज लेस। ये अपन ने एक लेवल सेट किया कि 10 करोड़ और 10% ऑफ एग्रीगेट ईयर एडवांस, इसमें से जो भी छोटा होगा उसको अपन क्या मानेंगे, लार्ज एडवांस मानेंगे, ठीक है। अब 100 करोड़ है एग्रीगेट, सॉरी 200 करोड़ है, तो 200 करोड़ का 10% 20 हुआ, तो 20 करोड़ 10 करोड़ विच एवर इज लेस, तो अपन 10 करोड़ को मानेंगे, ठीक। अब लैंडिंग सबसे बड़ा काम होता है बैंक का। लैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर एक्टिविटी। फिर बोलता है एडवांसेस आर अमाउंट ऑफ मनी और क्रेडिट गिवन और बैंक टू अदर पार्टी विद एन एग्रीमेंट विद देन मनी विल बी रिपेड। एडवांस के डेफिनेशन समझा रहा है, पागल है, पागल हो गया है। हाँ, एसेट साइड पर सबसे बड़ी आइटम जो होती है ना वो एडवांस होती है, और सबसे बड़ी इनकम जो होती है ना वो इंटरेस्ट होती है। एसेट साइड के ऊपर सबसे बड़ा अमाउंट एडवांस का मिलेगा, सबसे बड़ी एसेट ही एडवांस होती है बैंक की, और सबसे बड़ी इनकम ही इंटरेस्ट इनकम होती है। बैंक की सबसे बड़ी कमाई क्या है, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। हाँ, एडवांस का जो ऑडिट है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया कवर्ड बाय ऑडिटर। ऑडिटर जो बैंक की ऑडिट करता है ना उसमें एडवांस की ऑडिट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, सबसे मेजर पार्ट प्ले करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है।
इसीलिए ऑडिटर को एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए किसकी, बैंकिंग इंडस्ट्री और रेगुलेशन, जो बैंक को गवर्न करते हैं। यानी कि ऑडिटर को बैंकिंग इंडस्ट्री की भी नॉलेज हो और वो सारे एक्ट जो बनने पड़े ना, पामला वामला सब, उन सबकी भी नॉलेज हो। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ, कौन कौन से तरह के एडवांस होते हैं। एक होता है फंडेड, एक होता है नॉन फंडेड। फंडेड जिसमें रुपया जाएगा, नॉन फंडेड में रुपया नहीं जाएगा, सिर्फ बैंक गारंटी वगैरह दे देगी, जैसे LOC दे देगी, बैंक गारंटीज एक्सेट्रा। यहाँ पर बैंक का रुपया नहीं जाता। हाँ, लेकिन सामने वाले ने गारंटी ब्रेक कर दी तो फिर बैंक का रुपया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डू नॉट इन्वॉल्व सच ट्रांसफर। यहाँ पर फंड का ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता। और फंड का ट्रांसफर किसमें होता है, टर्म लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, डिमांड लोन है, कुछ भी एग्जाम्पल में लिख देना। व्हाट डू एडवांस कंप्राइज, एडवांस में सारी चीज़ें आती है, टर्म लोन, CC, OD, डिमांड लोन, बिल डिस्काउंट परचेज, पार्टिसिपेशन रिस्क शेयरिंग बेसिस और इंटरेस्ट बेरिंग स्टाफ लॉस, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर, अब इसको समझाने की जरूरत है, आराम से याद रहेंगे, ईजी है। ठीक। लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कैसे करते हैं अपन एडवांस को डिस्क्लोज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जितना भी एडवांस है, जैसे मान लो 3 करोड़ का एडवांस, ठीक, तो अपन वो 3 करोड़ को इस 3 पार्ट में दिखाएंगे, 3 पार्ट। ठीक। जो 3 करोड़ का एडवांस है उसमें बिल्स परचेज और डिस्काउंटेड कितने हैं, CC, OD और लोन रिपेबल और डिमांड कितना है, और टर्म लोन कितना है। ये 3 चीज़, बिल परचेज डिस्काउंटेड, CC, OD, लोन पेबल और टर्म लोन, इन तीनों को अमाउंट को ऐड करके कितना आएगा, कितना आएगा 3 करोड़। अपन पढ़ रहे हैं कि जो, अरे बैंक की एसेट होती है, लाइबिलिटी नहीं होती। रुपया देना बैंक की एसेट होती है, तुम्हारी लाइबिलिटी हुई। बैंक किसी को उधार दे रहा है ना, तो बैंक की तो एसेट हुई ना, जिसको बैंक दे रहा है उसकी लाइबिलिटी हुई। हाँ, तो अपन पढ़ रहे हैं जो एडवांस यानी कि एसेट, जो बैंक की एसेट है, उसे एडवांस को हम कैसे दिखाते हैं, दिखाने का तरीका क्या है। तो पहला तरीका नंबर A, जैसे 3 करोड़ का एडवांस दिया है बैंक ने, टोटल एडवांस कितना है बैंक का, 3 करोड़ का ही है बस। ठीक है। तो 3 करोड़ का एडवांस को अपन को इस 3 टुकड़े में दिखाना है। ये 10 करोड़ का एडवांस है, ठीक है, उसको 3 टुकड़े में दिखाना है। 10 करोड़ के एडवांस में से ये वाला कितना है, बिल परचेज और डिस्काउंटेड वाला पार्ट कितना है, 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, और टर्म लोन कितना है। सपोज ये है अपना 2 करोड़, ये है अपना 4 करोड़, और ये है अपना 4 करोड़, कुल मिला के कितना हो गया 10 करोड़। फिर आता है B कैटेगरी। इस 10 करोड़ को अपन को फिर 3 पार्ट में दिखाना है वापस। अब 10 को कैसे बताना है अपन को, सिक्योर्ड कितना है, मतलब ये हुआ कि तुम्हारे घर में रहते हैं 10 मेंबर, ठीक है। तो मैंने कहा वो 10 मेंबर को वेट के हिसाब से बताओ, तो तुमने पहले वेट के हिसाब से बताया, इतने किलो वाले इतने बंदे, इतने से इतने किलो वाले इतने बंदे, इतने से इतने किलो वाले इतने बंदे, सारे बंदे ऐड करूँगा तो कितने आएंगे, वो 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा जेंडर के हिसाब से बताओ, तो तुमने कहा मेल इतने फीमेल इतने, ऐड करूँगा तो कितने आएंगे, 10 ही आएंगे, है ना। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बता रहे हैं, ये अलग अलग क्लासिफिकेशन है। अब मुझे बताना सिक्योर्ड कितने हैं, कवर्ड बाय गवर्नमेंट और बैंक गारंटी वाले कितने हैं, कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटी कितने हैं, ठीक है, और अनसिक्योर्ड कितने हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड और गारंटी, ऐसा 3 ये बताना है, ठीक। इन तीनों को भी ऐड करूंगा तो क्या आएगा 10 करोड़। उसके बाद ऐसे भी बताना, ए भी हो गया, ए को ऐड करूंगा तो भी 10 करोड़ आएगा, बी को ऐड करूंगा तो भी 10 करोड़ आएगा। अब आता है सी के अब 2 पार्ट आ गए, इंडिया वाले एडवांस और आउटसाइड इंडिया वाले एडवांस को अलग अलग करके बताना है। अब जो इंडिया का एडवांस है उसको भी इतने पार्ट में बताना है, तो इन चारों को ऐड करूंगा तो कितने आएंगे, 10 करोड़ नहीं आएंगे। हाँ, इन सबको ऐड करूंगा तो 10 करोड़ आएंगे, क्योंकि अब 10 करोड़ बढ़ चुके हैं। सपोज करो इंडिया वाले 8 करोड़ है और ये 2 करोड़ है, तो अब ये मिलकर 8 करोड़ बताएंगे, ये मिलकर 2 करोड़ बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बैंक और अदर्स, ठीक। हमने जो इंडिया में एडवांस दिए, प्रायोरिटी सेक्टर को कितने दिए, पब्लिक सेक्टर को कितने दिए, बैंक को कितने दिए, अदर को कितने दिए। और अगर इंडिया के बाहर दिए तो ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर, बैंक वाले कितने, अदर वाले कितने, अदर वाले के अंदर ये सब बताना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस में आता है सेक्टर वाइज। सबसे पहला आरबीआई ने इशू करता है कॉमन गाइडलाइंस प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर में क्या आता है पहले समझ लो। प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको लोन देना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इनको लोन देना, ये नहीं चलेंगे तो हम नहीं चल पाएंगे।
एग्रीकल्चर नहीं करेगा खाने के वांदे हो जाएंगे। एमएसएमई को चलना बहुत ज़रूरी है। मीडियम स्मॉल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। एजुकेशन का चलना बहुत ज़रूरी है, बंदा पढ़ेगा ही नहीं तो देश कैसे चलेगा आगे, ठीक है। और हाउसिंग एक्सेट्रा ये सारे गवर्नमेंट ने क्या बना रखे, प्रायोरिटी सेक्टर बना रखे। तो गवर्नमेंट ऐसे बोलता है इनको लोन दो ही दो, इतना तो देना ही पड़ेगा, एक अमाउंट फिक्स कर रखा है, इतना तो देना ही पड़ेगा, ढूंढ ढूंढ के दो, कहीं से भी दो, ठीक है। इंटरेस्ट का रेट इसका अलग रहेगी, उसकी अलग रहेगी, ऐसे सब अलग अलग कुछ रूल्स बना रखे। तो लिखा है इसने कि आरबीआई ने इशू करा है कॉमन गाइडलाइंस फॉर लैंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर विच बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। इस गाइडलाइंस में इंटरेस्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस है, रेट अलग होगी, सर्विस चार्जेस अलग होंगे, रिसीट्स अलग होगा, सैंक्शन करने का तरीका अलग होगा, मतलब दूसरे में कोई और डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, हमारे थोड़े कम मांग लेंगे। मना करने का क्राइटेरिया अलग होगा कि मना कब करना है, उसके क्राइटेरिया अलग होंगे, रिजेक्शन के, डिसबर्समेंट का रजिस्टर, ठीक है, इशू ऑफ लोन एप्लीकेशन, इतने सारे लिख रहे हैं इसमें। थोड़े बहुत अपन याद रख लेंगे, इंटरेस्ट लेने का, सर्विस चार्ज वगैरह का, इंटरेस्ट का लेने का, सर्विस चार्ज काटने का, थोड़े बहुत, हाँ है, हाँ तेरे को तो सारे याद है, ठीक है। बैंक ऑडिट कर रखी है तो सारे याद है। आरबीआई ऑल्सो इशू टारगेट्स फॉर बैंक्स फॉर लैंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर। आरबीआई टारगेट भी देता है कि इतना तो लैंड करो ही करो, ठीक। अब आता है सिक्योरिटी वाइज। अभी अपन ने कैसे देखा एडवांस, सेक्टर वाइज। सेक्टर वाइज में दो है, प्रायोरिटी सेक्टर, नॉन प्रायोरिटी, अदर्स, ठीक है। देखो इसने टॉपिक दिया 12.3, उसमें 12.3.1 सेक्टर वाइज समझाया, क्योंकि सेक्टर वाइज समझाने के बाद अदर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। सेक्टर वाइज में प्रायोरिटी समझा दिया ना, बचे हुए सारे नॉन प्रायोरिटी होंगे, उसके तो जो नॉर्मल रूल होते हैं वही होते हैं। अब अपन समझ रहे क्या, सिक्योरिटी वाइज, ठीक है। फिर प्रोडिशियल नॉर्म्स के साथ समझाएगा। सिक्योरिटी वाइज दो होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। सबसे पहला नेचर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसी कैसी होती है। सिक्योरिटी वाइज दो होते हैं, सिक्योर अनसिक्योर, खत्म। उसमें क्या समझाएगा, ये तो ये समझाएगा सिक्योरिटी कैसी कैसी होती है। एक होती है प्राइमरी, एक होती है कोलैटरल। प्राइमरी वो होती है जिसके बेसिस पे लोन मिलता है, और कोलैटरल होती है एडिशनल, सेकेंडरी, ठीक है। सिक्योरिटी अगेंस्ट विच द लोन, तुम्हें जिसके बेसिस पे क्रेडिट मिल रहा है ना, यानी कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी, ये होती है एडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल एसेट हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप कैसे होता है सिक्योरिटी की, मतलब सिक्योरिटी जनरली कैसी शक्ल की होती है। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, गारंटर की खुद की पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब अच्छा, तो फिर मतलब मेरे लिए तूने गारंटी दी, तो फिर ये थर्ड पार्टी गारंटी क्या होती है। आ जाओ बेटा, पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर का मतलब है गारंटर का खुद ही नाम ही काफ़ी है अपना। सुनिए ना कहावत कि नाम ही काफ़ी है भाई का, तो ठीक है, सिर्फ नाम जाके ले ले। अब बैंक मेरे को जानता है, बैंक अगर मान लो अंबानी को जानते ही ना, अंबानी को, कि अंबानी कैसा बंदा है क्या है, तो अंबानी का नाम ही काफ़ी है, ठीक है। इसीलिए आजकल बैंक क्या करती है कि तुम्हारे ट्रांजैक्शन वगैरह को देख करके तुम्हें वो दे देती है, क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू कर देती है। तो ये क्रेडिट कार्ड बैंक इशू करती है। आजकल तो बैंक फर्जी में भी क्रेडिट कार्ड सबको ही देने लग गई है, जो भी मिलता है सबको पकड़ा देती है, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, बैंक जो क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लिमिट देती थी ना, बैंक सीसी की जो लिमिट देती थी, वो कस्टमर की रेपुटेशन के हिसाब से भी दे देती थी। तो यहाँ कस्टमर की रेपुटेशन की बात चल रही है। पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर, साथ में गुड्स स्टॉक इस डेटर ट्रेड रिसीवेबल, ये भी अपन गिरवी रखते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अपन लेते हैं, सीसीओडी इस पर मिलता है, ठीक। ऑर्नामेंट वगैरह गोल्ड रख करके लोन लेना, ऑर्नामेंट, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़मीन वगैरह के पेपर रखकर लोन लेना, घर वगैरह के पेपर रखकर लोन लेना। प्लांटेशन, एग्रीकल्चर का लोन इस पे मिलता है, प्लांटेशन में मिलता है, ठीक है। थर्ड पार्टी गारंटी पता ही दिया, मेरे लिए किसी और ने गारंटी दे दी। बैंकर्स जनरल लीन, छोड़ो बाहर में, जान दो, बाद में समझाऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये अभी लीन आएगा आगे टॉपिक, उसमें समझाऊंगा, ठीक है। बैंकर्स जनरल लीन, दो तरह के लीन होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक, ठीक है। अभी जनरल क्या होता है चलो बता ही देता हूँ। बैंकर्स जनरल लीन, जनरल लीन का मतलब होता है कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी लीन पे, मतलब दूसरे के उस पर गिरवी रखी है, प्लेज पे रखी है, ठीक है, तो वो हम लोग गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट को भी रख सकते हैं। मैंने कोई सिक्योरिटी दूसरे को प्लेज पे रखी है, मतलब उसके नाम उसको बोला है कि भाई सिक्योरिटी पे लोन दे दे मेरे को, ठीक है। तो मेरी सिक्योरिटी पे अगर पहले ही लीन का राइट किसी और का है, ठीक,
तो ये राइट मैं किसी और को नहीं दे सकता सिवाय ऐसे जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट हो, जैसे बैंक वगैरह कोई हो या कोई गवर्नमेंट का और भी कोई डिपार्टमेंट हो, उनको दे सकता हूँ बस। ठीक है, तो उनके लिए जनरल लीन कहलाएगा। एक ही प्रॉपर्टी दो जनों को देना, गिरवी रखना। मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी ए को दी ना, तो बी को नहीं दे सकता वो, लेकिन ये रूल बनाया गया है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, वो जनरल लीन कहलाएगा। उस बंदे का तो स्पेसिफिक लीन है। ठीक है, बैंक का कौन सा कहलाएगा? जनरल लीन। तो बैंकर्स जनरल लीन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी गिरवी रख दी, हम नहीं देंगे तो फिर पॉलिसी मैच्योर होकर इनको पैसा मिल जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्रिएट कैसे होती है? अभी सिक्योरिटी के कॉमन टाइप पढ़े, कॉमन टाइप पढ़े। अब ये कॉमन टाइप की बात ही मोड ऑफ क्रिएशन में आ जाएगी दोबारा, तो अच्छे से याद हो जाएगा ऊपर वाला टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ने के बाद। अगर वो याद भी नहीं हो रहा ना ऊपर वाला टॉपिक, तो ये पढ़ने के बाद और अच्छे से याद हो जाएगा। अभी सारे टॉपिक आएंगे ऊपर, ये सारे नाम आएंगे दोबारा, ये सब नाम, ये गोल्ड, गुड्स, पर्सनल सिक्योरिटी, ये मोबाइल प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहला आता है मॉर्गेज। मॉर्गेज में हम क्या करते हैं? पहले तो ये बता रहा है मॉर्गेज कई तरह के होते हैं। दो मॉर्गेज फेमस है, रजिस्टर और इक्विटेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रजिस्टर मॉर्गेज में क्या होता है? तो मॉर्गेज में क्या होता है कि जैसे कि कोई बिल्डिंग मेरे नाम की है, तो उस पेपर को मैंने बैंक को दे दिया। ठीक है, अब वो पेपर बैंक के पास है और पेपर देके बैंक से लोन ले लिया, उसे बोलते हैं इक्विटेबल मॉर्गेज। इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या होता है? ये ई गलत लिख दिया, ए आएगा। अफेक्टेड बाय अ मियर डिलीवरी ऑफ टाइटल डीड्स, सिर्फ टाइटल डीड दे दो बैंक को, बस खत्म, उसे इक्विटेबल मॉर्गेज बोलते हैं। और सबसे अच्छा मॉर्गेज किसको माना जाता है? रजिस्टर मॉर्गेज को। रजिस्टर मॉर्गेज में क्या होता है? हम प्रॉपर्टी को बैंक के नाम पे, मतलब रजिस्ट्रेशन बैंक के नाम पे करवाते हैं। ठीक है, तो वो मॉर्गेज डीड बनती है, रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं बनता, बैंक मालिक नहीं बन जाएगी प्रॉपर्टी की। समझ में आई बात? रजिस्टर मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेज की एक डीड बनती है। ठीक है, समझ में आया? प्रॉपर्टी की डीड नहीं बनती, मतलब प्रॉपर्टी बैंक के नाम, बेच नहीं रहा प्रॉपर्टी को, जो बैंक के नाम कर दूंगा। मॉर्गेज की डीड बनेगी, डीड में लिखा होगा कि हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, वो प्रूफ के लिए होता है। ठीक है, और एक इक्विटेबल होता है जिसमें तुम सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर दे दो बैंक, बस बैंक के नाम हो गई। यहाँ पर पेपर के साथ साथ एक डीड भी बनाना पड़ता है, वहाँ सिर्फ पेपर देना पड़ता है, यहाँ सिर्फ पेपर देना पड़ता है। अब ये ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, सेफ और सिक्योर मानी जाती है। वैसे सेफ तो ये भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने हाथ में पेपर है, अपन बैंक प्रूव कर सकता है भाई मेरे को चुराया नहीं है इससे पेपर। ठीक है, प्लेज, यहाँ पर पेपर नहीं देंगे, यहाँ पर चीज़ ही रख देंगे जैसे सोना। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्ड वगैरह। दस इन्वॉल्व बेयरमेंट और डिलीवरी ऑफ गुड बाय द बोरोवर। बोरोवर गुड्स ही दे देता है, लीगल ओनरशिप द गुड्स रिमेन विद द, लीगल ओनरशिप तो प्लेजर के पास रहती है। ठीक है, प्लेजर मतलब देने वाला, ठीक, और प्लेजर मतलब बैंक, तो लीगल ओनरशिप तो प्लेजर के पास रहती है, लेकिन वो वाइल द लेंडिंग बैंकर गेट्स सर्टेन डिफाइंड इंटरेस्ट इन द गुड्स। ठीक, हाइपोथिकेशन में क्या होता है? यहाँ प्रॉपर्टी के पेपर दे रहे, यहाँ प्रॉपर्टी दे रहे, यहाँ कुछ नहीं देंगे। हाइपोथिकेशन में कुछ भी नहीं देंगे, तो फिर क्या है? ये जनरली स्टॉक के केस में होता है। स्टॉक जो अपने पास पड़ा है, माल जो पड़ा है अपने पास, उसका कोई प्रॉपर्टी का पेपर होता है क्या? माल का कोई पेपर है क्या मेरे पास? नहीं है ना, पेपर भी नहीं दे रहा, पहली बात। दूसरा, वो स्टॉक उनको दे दूंगा, आज मैं कपड़े बेचता हूँ, कपड़े सारे उनको दे दूंगा, तो बेचूंगा क्या? तो कपड़े भी नहीं दे रहा बैंक को। ठीक है, तो ना कपड़े दे रहा हूँ, ना कपड़ों के कोई कागजात है मेरे पास, वो दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? सीए से ऑडिट करा करके दे दूंगा, जिसमें लिखा होगा मेरे पास इतना स्टॉक है, सीए बोलेगा हाँ इतना ही है, सील साइन लगा के दे देगा, स्टॉक स्टेटमेंट। ठीक है, और क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करता रहूँगा बैठा बैठा। क्या बोलता है? क्रिएशन ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज इन फेवर ऑफ द लेंडिंग बैंक बाय एग्जीक्यूशन ऑफ हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट। इन हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट बनता है यहाँ पर, इन रेस्पेक्ट ऑफ मूवेबल सिक्योरिटीज, नाइदर ओनरशिप नॉर पोजीशन इज ट्रांसफर टू द बैंक। बैंक के पास कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, बोरोवर होल्ड फिजिकल पोजीशन ऑफ द गुड्स, और बोरोवर यानी किसकी तरह एक्ट करता है? ट्रस्टी ऑफ द बैंक। मेरे शॉप में जो भी कपड़े में बेच रहा हूँ ना, कपड़े बेचने का काम करता हूँ मैं, तो कपड़े अब मेरे नहीं है, वो बैंक के नाम के है, मैं तो उसका ट्रस्टी हूँ, एज अ ट्रस्टी उसको होल्ड करता हूँ, बेचने खरीदने का काम करता हूँ। ठीक है, बोरोवर पेरियोडिकली सबमिट करता है स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ हाइपोथिकेटेड एसेट, स्टॉक और डेटा। असाइनमेंट, असाइनमेंट में क्या करते हैं? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है असाइनमेंट का, असाइनमेंट होता है जैसे फ्यूचर डेट वगैरह हमारे है ना, मतलब कोई भी रुपया मुझे 1 महीने या 2 महीने बाद मिलेगा,
उसका राइट मैं अभी से असाइन कर देता हूँ। इसमें से बेस्ट एग्जाम्पल है डेटर। अपन क्या करते हैं, डेटर का राइट असाइन कर देते हैं किसको, बैंक को। अपन बोलते हैं कि भाई हमारे डेटर से पेमेंट तू ले लेना, ठीक है। तो असाइनमेंट किसका होता है, असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंड और फ्यूचर डेट, राइट और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ पर्सन इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन सच एज बुक डेट और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बुक डेट वो होता है जिसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो होता है जिसका पैसा फ्यूचर में मिलेगा। इनको अपन बैंक के नाम करते हैं, भाई बैंक को देना, मुझे मत देना। सेट ऑफ क्या होता है, अगर तुम्हारा बैंक में 2 अकाउंट है, एक तुमने लोन ले रखा है, एक तुमने एफडी करा रखा है, तो बैंक के पास पावर है एफडी को, लोन के अकाउंट को सेट ऑफ कर देगा एफडी से, ठीक है, उसे सेट ऑफ बोलते हैं। लेकिन सेट ऑफ में एक खास बात याद रखने की, 2 बातें याद रखने की। पहला कि जो तुम्हारा अकाउंट है, डिपॉजिट और लोन, ये दोनों ही अकाउंट सेम पर्सन के नाम में होने चाहिए। सेम पर्सन प्रोवाइडेड बोथ द अकाउंट आर इन द सेम नेम, ठीक है, सेम नेम और सेम राइट होने चाहिए। कैपेसिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर इन बोथ द अकाउंट शुड बी द सेम, ठीक है, राइट भी सेम हो, ऐसे ना हो दूसरे का हिस्सा है या इसका हिस्सा है, ठीक है। मतलब बैंक अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट भी मेरा ही होना चाहिए और नाम पे मेरे नाम पे ही होना चाहिए, मेरी किसी फॉर्म वॉर्म के नाम पे ना होना चाहिए। तो डिपॉजिट अकाउंट भी मेरे नाम पे हो, सेम नेम सेम राइट, और लोन अकाउंट में भी सेम नेम सेम राइट, राइट में भी चेंज ना हो। ऐसा ना हो इसको मिलकर खुलवाए ये अकाउंट किसी के साथ और ये जॉइंट अकाउंट है, ये मेरा लोन है अकाउंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों ही मेरे नाम पे भी हो, सेम नेम और सेम राइट होना चाहिए। साथ में सेट ऑफ के लिए हर ब्रांच को क्या माना जाता है, एक माना जाता है। मतलब क्या, ये दूसरी ब्रांच में डिपॉजिट अकाउंट और ये दूसरी ब्रांच में लोन अकाउंट, एक ही मानेंगे ब्रांच। ऐसे नहीं यार अलग अलग ब्रांच में ना अब सेट ऑफ नहीं होगा, नहीं होगा सेट ऑफ। सेट ऑफ के लिए ब्रांच को एक ही मानते हैं। 2 बात हो गई। तीसरी बात, टाइम बार्ड के लिए भी एक्सरसाइज कर सकते हैं इसको। टाइम बार्ड डेट, टाइम निकल चुका उसका रेट का, पेमेंट नहीं आया, कुछ भी नहीं किया, उसके रेट के लिए भी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। 3 बात, सेट ऑफ के अंदर सेम नेम सेम राइट, सारी ब्रांच को एक मानेंगे, टाइम बार्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ नहीं, सेम नेम होना चाहिए, ठीक है। अब लीन की बात करें। लीन इज द क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज विद कंसेंट ऑफ द ओनर। ओनर के कंसेंट से लीगल चार्ज अपन को मिल जाता है किसी भी चीज़ का। विच गिव्स लेंडर, अब लेंडर के पास क्या राइट है कि लेंडर चाहे तो उसको सीज कर सकता है और उसको डिस्पोज यानी कि लिक्विडेट कर सकता है, नीलाम कर सकता है, बेच सकता है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एनपीए। किस किस चीज़ को अपन एनपीए मानेंगे। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। बैंक एन एसेट बिकम एनपीए। एसेट एनपीए तब होता है जब वो क्या करना बंद कर दे, इनकम जनरेट करना बंद कर दे, सीजेस टू जनरेट इनकम। जहाँ उसने इनकम जनरेट करना बंद कर दिया क्या हो जाएगा, एनपीए। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। एनपीए इज अ लोन और एडवांस वेयर। एनपीए उसे बोलते हैं जहाँ पर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ओवर ड्यू हो जाए 90 दिन से ज़्यादा के लिए, मोर देन 90 डेज। 90 दिन से कम है तो एनपीए नहीं कहलाएगा, 90 दिन से ज़्यादा होने पे एनपीए कहलाएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन, लोन के केस में 90 दिन से ज़्यादा तक पेमेंट नहीं आया तो एनपीए। चलो लोन की बात हो गई, कब एनपीए बनेगा, 90 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया पे पेमेंट नहीं आया। ओवरड्राफ्ट सीसीओडी के केस में जब सीसीओडी क्या हो जाए तो एनपीए बन जाएंगे, ठीक है। क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर, ये रहा आगे यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग और परचेज के केस में भी 90 दिन ही है। इन दोनों में 90 दिन, टर्म लोन में और बिल डिस्काउंट में, और सीसीओडी के अंदर आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अब आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। आउट ऑफ ऑर्डर के 3 केस है। 3 केस में कोई भी चीज़ आउट ऑफ ऑर्डर होती है। कौन कौन सी 3 केस है देखते हैं। सबसे पहला, किसी भी अकाउंट को आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। मतलब हम भैया बैंक में गए और बैंक में जाकर हमने हमारा स्टेटमेंट दिया स्टॉक का, तो हमारे स्टॉक के हिसाब से बैंक ने लिमिट निकाली। अब मान लो बैंक का देने का क्राइटेरिया 80%, ठीक है। तो हमारे पास 10 लाख का स्टॉक था, उसका 80% 8 लाख। बैंक ने सैंक्शन किया कितना, 8 लाख, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन सैंक्शन लिमिट, ठीक है। अब और ड्राइंग पावर। अब ड्राइंग पावर क्या बदलती रहती है, फ़र्क है सैंक्शन लिमिट में, ड्राइंग पावर में फ़र्क है, वो पढ़ेंगे आगे फ़र्क। अभी आएगा आगे एक टॉपिक
जो डिफरेंस बताएगा सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर में क्या फ़र्क है। अब बैंक ने 8 लाख का सैंक्शन कर दिया, ठीक है, तो हम 8 लाख तक रुपया निकाल सकते हैं। अब हमें हर टाइम पे क्या होता है, बैंक को क्या देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट हर 3-3 महीने में देना पड़ता है। तो बैंक के पास जैसे जैसे स्टेटमेंट आता है ना, बैंक दोबारा निकालता है ड्राइंग पावर। अब स्टॉक कम चला गया बैंक के पास तो ड्राइंग पावर कम हो जाएगी। अब ड्राइंग पावर कम हो गई, ड्राइंग पावर हो गई 6 लाख, और हमने कितना रुपया निकाल रखा है, 8 लाख को आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। तो यही डीपी था, यही सैंक्शन लिमिट था, ठीक है, और 8 लाख ये जो है ये विड्रॉ कर लिया, तो इसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस। अगर विड्रॉ किया तो, नहीं किया तो बस कुछ भी नहीं, डीपी है, ठीक है। तो अगर मान लो विड्रॉ कर लिया 8 लाख, या अभी विड्रॉ 8 लाख नहीं किया, 7 लाख ही किया है, 7 लाख विड्रॉ कर लिया मान लो। अब ड्राइंग पावर मेरी कम होकर कितनी हो गई, 6 लाख। ड्राइंग पावर 6 लाख हो गई, मैंने कितना विड्रॉ कर रखा है, 7 लाख। ये नई ड्राइंग पावर, न्यू डीपी। तो क्या न्यू डीपी से ज़्यादा है आउटस्टैंडिंग बैलेंस? हाँ, न्यू डीपी तो 6 लाख है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 7 लाख हो गया। और अगर ये कंटिन्यू रहे, कंटिन्यू रहे, ठीक है, ये रहा कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली कब तक, 90 दिन तक। इसमें लिखा नहीं है ऊपर वाली लाइन में कि कंटिन्यूस का मतलब क्या है, वो नीचे लिख दिया है यहाँ पर, मगर नीचे इसके लिए लिखा है सेकंड पॉइंट के लिए, फर्स्ट के लिए नहीं लिखा। मतलब फर्स्ट के लिए तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो अपन 90 क्यों मान रहे हैं, कि ICICI वाले ने खुद बोला है। ICICI वाले का खुद का एक चैनल है पर्सनल यूट्यूब के ऊपर, CA ट्यूब करके, वो पूरा चैनल के अंदर मैंने देखा इसको, ठीक है। मतलब मैं ICICI के लेक्चर सुन के आया हूँ, ठीक, क्योंकि सुनना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूसली लिखा हुआ है, कुछ बताया नहीं इन लोगों ने ICICI वालों ने। तो लेक्चर के अंदर खुद बोलते हो टीचर पढ़ाने वाला, ICICI के टीचर पढ़ाने वाले, कि भाई ये 90 दिन इसके लिए भी, ठीक, चल, तो इसके लिए सुनना पड़ा मेरे को। तुम्हारी मर्जी, लिखना हो तो लिख देना, तो मत लिखना, गलत नहीं है। ICICI वालों ने पढ़ाया है, ये जानता हूँ। इन्होंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, अब ये जाने, इनका काम जाने, मुझे पता नहीं है। बाकी इतना पता है कंटिन्यूसली कब, अरे कंटिन्यूसली का मतलब क्या होता है, 1 दिन होता है या 2 दिन होता है या 3 दिन होता है, बताओ सही। इन्होंने, बेटा मेरे को बताओ इस लाइन का कोई मीनिंग निकल रहा है, मतलब तुम्हें लाइन बिल्कुल प्रॉपर लग रही है, चेंजेस होने चाहिए, थोड़े बहुत होने चाहिए ना चेंजेस। अभी ऐसे लिखेगा रिमेन कंटिन्यूसली, अरे कंटिन्यूसली कब तक, मैं तुझे ऐसे बोलूँ तू कंटिन्यूसली होमवर्क करके नहीं आया तो मैं तो क्लास में नहीं आने दूंगा, ऐसे बोलूँ तो तू क्या समझेगा मेरी बात से। कंटिन्यूसली होमवर्क करने का क्या मतलब है, 2 बार नहीं आया कंटिन्यूसली, ऐसा कि 3 बार नहीं आया, 4 बार नहीं आया, क्या कंटिन्यूसली का क्या मतलब, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। तो 3 बार कंटिन्यू होमवर्क करके नहीं आया ना तो निकाल दूंगा क्लास। समझ में आया ना, कंटिन्यू का कोई मतलब होता है, कंटिन्यूसली का मतलब तभी होगा जब कोई उसके साथ टाइम हो, विदाउट टाइम कोई मीनिंग नहीं होता। तो भाई कंटिन्यूसली कब तक रहे, ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लाइन पढ़ना क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज एक्सेस ऑफ, इन दोनों में से किसी के भी एक्सेस हो जाए। बच्चा बोलता है सैंक्शन लिमिट का एक्सेस कब होगा, हम तो निकाल ही 8 लाख सकते हैं, 8 लाख से ज़्यादा कैसे निकाल लेंगे। ड्राइंग पावर से हो सकता है एक्सेस, मान लिया नई ड्राइंग पावर से एक्सेस हो गया, लेकिन इससे एक्सेस कैसे हो सकता है, सैंक्शन लिमिट से। अरे भाई सैंक्शन लिमिट है 8 लाख, तुमने निकाल लिया, अब तुम रुपया नहीं दे रहे तो उस पर क्या लगेगा, लगेगा तो बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, सिंपल बात है। इतना काय को दिमाग लगा रहे हो, ये तो पहली है, आ जाओ बेटा तुम पहली में फेल हुए। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, ठीक है, पहला अरे ये क्या नाटक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सॉरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सेस हो जाए पहला, तो भी क्या कहलाएगा, चलो एक्सेस नहीं हुआ लेकिन क्या हो रहा है, नो क्रेडिट, रुपया ही नहीं आ रहा 90 दिन तक, एक्सेस नहीं है, अंदर ही हो, 6 लाख ही है, ठीक है। हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस डीपी के और सैंक्शन लिमिट के अंदर ही, एक्सेस नहीं है, लेकिन 90 दिन तक कोई पेमेंट ना आए, कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज, नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर 90 डेज, तो भी क्या हो जाएगा, चलो पेमेंट भी आ जाए लेकिन नॉट इनफ आए, नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड। या तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सेस हो जाए, या एक्सेस नहीं हुआ मगर नो क्रेडिट, रुपया ही नहीं आ रहा 90 दिन तक,
ये रुपया तो आ रहा है मगर इतना नहीं आ रहा कि सिर्फ इंटरेस्ट भी कवर कर पाए, मतलब इतना कम रुपया आ रहा है कि इंटरेस्ट भी कवर नहीं कर पा रहे। कर्जा चुकाना तो दूर की बात, जो रुपया निकाला है ना उसे चुकाना तो बहुत दूर की बात, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है ना उसको भी नहीं चुका पा रहे, तो भी आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब यही 90 डेज की बात कर। अब ये एग्जाम्पल घर पे बैठ के पढ़ लेना। आउट ऑफ ऑर्डर समझा दिया, 3 केस में आउट ऑफ ऑर्डर होता है। उसके बाद है ओवरड्यू। ओवरड्यू का मतलब बता रखा है क्या होता है। ओवरड्यू का मतलब होता है जिस दिन पैसा देना है उस दिन ना दिया। बहुत टिपिकल है, पता नहीं कैसे समझोगे तुम लोग, मस्ती करता है पागल। ड्यू डेट पे पैसा ना आने को ओवरड्यू बोलते हैं। चलो पागल, ये है काम की चीज़। कैटेगरीज ऑफ एनपी, एनपी की एक कैटेगरी बना रखी है और उसके उस हिसाब से हमें क्या बनाना है, प्रोविज़न बनाना है। लाइन क्या लिखी थी, पढ़ी नहीं अपन ने। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन, किस पे बनाए गए नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, इनकम को अब दिखाना है। एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट को क्या मानना है, एनपीए मानना है नहीं मानना। प्रोविजनिंग 3, ठीक है। पर्टेनिंग तो अलग चीज़ होगी। पहला नाम क्या आया, इनकम रिकॉग्निशन, इनकम कैसे दिखाए। दूसरा नाम क्या आया, एसेट क्लासिफिकेशन, एसेट को एनपीए क्लासीफाई करे या ना करे। और तीसरा क्या आया, प्रोविजनिंग, प्रोविज़न कितना बनाए। तो ये था, ये पूरा क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। एक होता है एनपीए, और जो एनपीए नहीं होते वो कौन होते हैं, स्टैंडर्ड लोन्स। स्टैंडर्ड में आता है स्टैंडर्ड रेगुलर। स्टैंडर्ड रेगुलर मतलब जिसका पैसा बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, एक दिन भी लेट नहीं हो रहा, वो स्टैंडर्ड रेगुलर। और जिसका बिल्कुल टाइम पे नहीं आ रहा, थोड़ा सा लेट हुआ तो वो एसएमएस 0 में आएगा। थोड़ा सा मतलब होता है 30 दिन के अंदर अंदर पैसा आ रहा है, जिस दिन आना चाहिए ना उस दिन नहीं आया, उसके बाद से 30 दिन के अंदर अंदर आ गया तो एसएमएस 0 कहलाएगा। 30 दिन में भी नहीं आया लेकिन 31 से 60 दिन के अंदर अंदर आ गया तो एसएमए 1 कहलाएगा। 61 से 90 दिन में आ गया तो एसएमए 2 कहलाएगा। 90 के बाद आया तो एनपीए कहलाएगा। फिर एनपीए के अंदर भी 3 कैटेगरी आएगी, समझ में आया। तो ड्यू डेट पे आ रहा है तो रेगुलर, नहीं आ रहा तो फिर ये 3 कैटेगरी। अब ये सारी कैटेगरी पढ़ते हैं एनपीए की। एसएमए के बारे में इसने नीचे लिख रखा है लाइन, नीचे कवर करेक्ट इनकरेक्ट में नहीं, नीचे इसने टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग 2 में लिख रखा है। 2 में टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग 2 या 3 के अंदर लिख रखा है। एसएमए क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एसएमए क्या होता है, ये एसएमए क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, एनपीए करते हैं, समझ में आता है एसएमए को क्यों करते हैं। एसएमए इसलिए करते हैं क्योंकि ये बनते बनते क्या खाम हो जाएगा, तो तुम पहले ही पता लगा लो एसएमए को और तुम्हें पता पड़ जाएगा ना। एसएमए तुम्हें वो करता है कि भाई देख ले ये गलतियाँ कर रहा है, अभी रोक ले उसको, देख लो बच्चा अभी लापरवाही करना शुरू कर दिया इसने, अभी रोक लो, ऐसा ना हो जाए बहुत ज़्यादा लापरवाही कर ले और एग्ज़ाम भारी पड़ जाए इसके लिए, ठीक है। तो एसएमए का रोल समझ में आएगा क्या होता है। ये बैंक को पहले अलर्ट कर देता है अकाउंट क्या ना होने से, एनपीए ना होने देने के लिए पहले अलर्ट कर देता है, ठीक है। एनपीए ये आउट ऑफ ऑर्डर वगैरह सब पढ़ लिया। ये क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अब। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले होता है सब स्टैंडर्ड। सब स्टैंडर्ड का मतलब एक तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, हाँ, अगर वो कोई अकाउंट एनपी हो जाए यहाँ पर तो 12 महीने तक, जब एनपी हुआ ना वो, तो 12 महीने तक तो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो एनपीए के अंदर भी क्या कहलाएगा वो, एनपीए सब स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड एनपीए कहलाएगा। तो 12 महीने तक तो एनपीए की कौन सी कैटेगरी में आएगा, सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आएगा। और सब स्टैंडर्ड में आने वाले जितने भी हैं उस पर 15% का प्रोविज़न बनाते हैं। जैसे 10 करोड़ का एनपीए में 2 करोड़ सब स्टैंडर्ड में आते हैं, 2 करोड़ पे 15% प्रोविज़न बनाएंगे, 15 to 30, ठीक है, 3 करोड़ का, सही है, नहीं 30 लाख का, 2 करोड़ के ऊपर 30 लाख का प्रोविज़न बना देंगे। तो 10 करोड़ में से
2 करोड़ सब स्टैंडर्ड में आते हैं, क्योंकि वो जब एनपीए हुए ना तो अभी उसके 12 महीने खत्म नहीं हुए एनपीए होने। जहाँ 12 महीने खत्म हो जाए तो किस में आ जाते हैं वो, डाउटफुल में आ जाते हैं। 12 महीने खत्म होते ही डाउटफुल में आ जाएंगे। इसके बाद वाले, इसके बाद से किस में आ जाएंगे, डाउटफुल में आ जाएंगे। यहाँ से डाउटफुल चलेगा। अब डाउटफुल में भी एक होता है क्या, कि 1 साल तक तो रहेगा डाउटफुल 1 में, D1 में रहेगा, ठीक है, ये रहेगा 1 साल तक। फिर यहाँ से 3 साल तक, यहाँ से 3 साल तक, मतलब एक तो ये हो गया। अब उसका दूसरा वाला साल और तीसरा वाला साल, ये दोनों साल में वो रहेगा D2, और तीसरे साल को क्रॉस कर जाएगा तो बन जाएगा D3, ठीक है। D1 D2 D3 समझ में आया। तो जैसे अकाउंट एनपीए बनता है तो 12 महीने तक तो क्या रहता है, सब स्टैंडर्ड। 12 महीने के बाद पहले 1 साल D1 रहेगा, दूसरे तीसरे साल D2 रहेगा, तीसरे साल के बाद D3 बन जाएगा। तो एनपीए बनने में कितने दिन लगते हैं, 90। तो 90 दिन खत्म होने पर तो एनपीए बनेगा। एनपीए बनने के 1 महीने तक, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। और 12 महीने के बाद डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें भी 1 साल तक तो D1 में रहेगा, दूसरा तीसरा साल उसका D2 में रहेगा, तीसरे साल के बाद वो D3 में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब D1 की रिक्वायरमेंट होती है ये, D1 की रिक्वायरमेंट होती है ये, ठीक है। सिक्योर्ड वाला जो पोर्शन है उस पर तो बनाओ 25%, अनसिक्योर्ड वाले पे पूरा 100%। यानी 2 करोड़ में से 1 करोड़ पे अगर सिक्योर्ड है, 1 करोड़ सिक्योर्ड है तो उस पर बनाओ 25%, 1 करोड़ अनसिक्योर्ड है उस पर बनाओ 100%। D2 में 40-100, D3 में पूरा 100, पूरा 100 होता है, बार बार लिखते हैं 100-100 ऐसे लिखते। D2 में तो एक ही 100 लिख देते वैसे तो, इसमें तो पूरा 100 बनता है, इसमें सिक्योर अनसिक्योर चलता ही नहीं, ठीक है। और लॉस एसेट पे भी 100%। लॉस एसेट क्या होता है, वेल लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय बैंक और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है, और आरबीआई इंस्पेक्शन, ठीक है। लेकिन अमाउंट पूरा राइट ऑफ नहीं किया तभी तो बाकी है, तभी तो प्रोविजन बनेगा। अमाउंट राइट ऑफ कर दिया तो अमाउंट है ही नहीं तो प्रोविजन कहाँ से बनेगा। तो लॉस एसेट वो होते हैं ऐसे एडवांस जिसको या तो बैंक ने खुद ने, या इंटरनल ऑडिटर ने, या एक्सटर्नल ऑडिटर ने, या आरबीआई के इंस्पेक्शन ने, इन किसी ने भी क्या आइडेंटिफाई कर रखा है कि लॉस एसेट है, इसका पैसा नहीं आना है तो बेकार है, गया डूब गया, तो उस पर क्या बनाओ 100% प्रोविजन बना लो। D3 में भी 100% बना लो। तो D3 और लॉस एक ही जैसे होते हैं, 100% वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ अभी, 5 मिनट रुकू। तो अब देखते हैं क्लासिफिकेशन का क्या बोलते हैं। क्लासिफिकेशन एनपीए के अंदर, एनपीए का क्लासिफिकेशन रिकवरी के रिकॉर्ड पे चलता है। देखा ना मैंने, 90 दिन तक अगर पैसा नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मस्त टॉपिक है, मज़ेदार और इतना प्रैक्टिकल है, मतलब एक बार पढ़ते ही याद। ये पूरी लाइन में कुछ पढ़नी नहीं पड़ेगी, अपने मन से जो मन में आए लिखो, ठीक है। मतलब लाइन अपने मन से बनाओ, लिखना तो यही है जो अपन बता रहे हैं, कीवर्ड तुम्हें अपने आप याद रहेगा। तो मतलब अब जो टॉपिक आ रहे हैं ना बिल्कुल ऐसे बेसिक टॉपिक है कि एक बार पढ़ते समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि भाई एनपीए जो होता है ना वो रिकवरी के रिकॉर्ड पे बेस्ड होता है। 90 दिन तक पैसा नहीं आ रहा तो क्या हो गया वो, और अगर मान लो बहुत रईस आदमी हो, करोड़पति आदमी है, तो भी एनपीए हुआ गया। हाँ, अरे पर्सन से थोड़ी मतलब है मेरे को, पैसा ना आने से मतलब है मेरे को, तो पैसा नहीं आ रहा तो एनपीए हो गया, खत्म बात। मुझे तो नहीं मतलब है कौन है, उसकी क्या क्या संपत्ति है, समझ में आया। अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, उसकी देखो मेरी बात सुन, उसने कोई चीज़ सिक्योरिटी पे दे रखी है, इससे मतलब नहीं है। और उस बंदे की नेटवर्थ क्या है, कितनी संपत्ति का मालिक है, उससे मतलब नहीं है। ऐसे नहीं यार, तो अरे यार अमीर आदमी रिचे है तो कोई टेंशन ही नहीं है, अंबानी है तो कोई टेंशन ही नहीं, पैसा नहीं आ रहा, भले ही सिक्योरिटी है अपने पास तो भी एनपीए है,
भले वो कितना अमीर है तो भी एनपीए। एनपीए घोषित करने में रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी देखते हैं, ना ही अमीरी देखते हैं और ना ही गरीबी, नहीं सिक्योरिटी देखते हैं। 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। उसके बाद एसेट का क्लासिफिकेशन बोरोवर वाइज होता है। ये एनपीए वगैरह करते ना अपन, ये बोरोवर वाइज करता है, फैसिलिटी वाइज नहीं होता। क्या मतलब, समझ लो। एक बंदे ने 2 लोन ले रखे, एक होम लोन एक कार लोन, ठीक है। कार लोन का तो पेमेंट कर रहा है, होम लोन का नहीं कर रहा, तो होम लोन क्या बन जाएगा, कार लोन भी बन जाएगा। नहीं समझ में आया? होम लोन भी ले रखा है, कार लोन भी ले रखा है। कार लोन का पेमेंट रेगुलर कर रहा है, होम लोन का नहीं कर रहा, तो होम लोन क्या बन जाएगा, तो कार लोन भी क्या बन जाएगा, क्योंकि बोरोवर वाइज होता है एनपीए। एक बंदा कोई भी पेमेंट ना करे तो कोई भी अकाउंट उसका क्या हुआ, एनपीए हुआ, तो उसके सारे अकाउंट क्या हो जाएंगे, भले वो रेगुलर है, स्टैंडर्ड रेगुलर है वो, तो भी एनपीए हो जाएगा, ठीक है। तो एनपीए बोरोवर वाइज है, फैसिलिटी वाइज नहीं, कि कार लोन का है हुआ है तो कार लोन ही होगा, होम लोन का हुआ है तो होम लोन ही होगा, ऐसा नहीं होता। अकाउंट रेगुलराइज नियर द बैलेंस शीट डेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना होता है। कभी कभी क्या होता है कि एनपीए ना बनने देने के लिए साल के आखिरी में अपन किसी को बोलते हैं यार थोड़ा बहुत पेमेंट जमा करा दें, भले वापस निकाल लेना, ठीक है। तो उससे थोड़ा बहुत पेमेंट ले लिया, फिर नए साल के आखिरी में वापस उसको दे दिया, तो आते हुए एंट्री दिखा दी, जाते हुए एंट्री दिखा दी, या ऐसे ही एंट्री पास कर दी बस ऐसे ही, भले उसने दिया ही नहीं है पैसा, तो आते हुए एंट्री दिखा दी और फिर अगले साल जाते हुए बता दिया पैसा चला गया, नहीं है अब नहीं है अपने पैसा नहीं है। तो ऑडिटर को साल की डेट जो है ना, आखिरी डेट 31, उसके आगे पीछे के ट्रांजैक्शन चेक करने होते हैं, ठीक है। किसके लिए, अकाउंट रेगुलराइज के लिए, कि इन्होंने कोई फर्जी में एनपीए ना होने देने के लिए, रेगुलर अकाउंट दिखाने के लिए तो कुछ काम नहीं किया। एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोवर अकाउंट वेयर आर सॉलिटरी और अ फ्यू क्रेडिट, ठीक है। सॉलिटरी यानी कि इंडिविजुअल या कुछ क्रेडिट, या तो सिंगल क्रेडिट या फ्यू क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, शुड बी हैंडल विद केयर, बहुत ध्यान से देखो, और विदाउट इसको सब्जेक्टिविटी का यूज मत करो, ऑब्जेक्टिविटी का यूज करो, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चलो, भावना और जज्बात के हिसाब से मत चलो। वेयर द अकाउंट इंडिकेट इनहेरेंट वीकनेस ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा अवेलेबल, द अकाउंट शुड बी डीम्ड एज एनपीए। जहाँ तुम्हें वीकनेस दिख रही है, इनहेरेंट वीकनेस, वो एनपीए हो गया। द ऑडिटर शुड चेक फॉर द सैंपल ट्रांजेक्शन इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग के पहले के भी ट्रांजेक्शन देखो और हाथ और क्लोजिंग के बाद के भी देखो, ठीक है। इससे अपन को नॉलेज मिलेगी। इफ एनी और सम ट्रांजेक्शन आर बीइंग रिवर्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन तुम्हें रिवर्स करते होते हुए दिखते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर क्लोजिंग के बाद तुम्हें कुछ रिवर्स होते हुए दिखते हैं, तो समझ जाओ कि अरेंजमेंट किया है एनपीए ना होने देने के लिए, प्रिवेंट द बोरोवर फ्रॉम स्लिपिंग इनटू एनपीए, ठीक है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, देखो कितना प्रैक्टिकल टॉपिक है। आगे पीछे के ट्रांजेक्शन चेक करो, ऐसा तो नहीं हो रहा यहाँ आगे रुपया बुक कर रखा है और पीछे रिवर्स कर रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट गारंटी एडवांस, गवर्नमेंट गारंटी में 2 गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई इज्जत, स्टेट गवर्नमेंट को कोई इज्जत नहीं दी गई यहाँ पर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी को इज्जत नहीं है। गारंटी बाय स्टेट गवर्नमेंट वेयर एडवांस इज कंसिडर एनपीए ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इज्जत दी गई है। क्या इज्जत दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी देगा, ठीक है, और वेयर द गारंटी इज नॉट इन्वोक्ड, गारंटी दे रखी है, इन्वोक नहीं हुई गारंटी। जब तक के सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी एडवांस में गारंटी दे रखी है, भाड़ में गए 90 दिन, वो क्या कहलाएगा, 90 दिन हो गए पैसा नहीं आया तो भी 90 दिन के बाद भी हाँ स्टैंडर्ड कहलाएगा। किसकी गारंटी है ना, बट रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। अपन ने ऊपर 3 नाम पढ़े थे, 3 नाम। पहला नाम पढ़ा था इनकम रिकॉग्निशन, दूसरा पढ़ा था एसेट क्लासिफिकेशन, एनपीए करे या ना करे। तो एसेट क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, एनपीए करे या ना करे, है ना, और प्रोविजन भी पढ़ लिया। इनकम रिकॉग्निशन क्या भला है, तो पढ़ा ही नहीं, तो बता देता हूँ। जो भी अकाउंट एनपीए नहीं होता ना, रेगुलर अकाउंट है, उसकी इनकम को अपन एक्रूअल बेसिस पे दिखा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनपीए हो जाए तो सिर्फ कैश बेसिस पे ही दिखाएंगे, एक्रूअल पे नहीं दिखाएंगे। इंटरेस्ट इनकम ड्यू हो गई ना, तो इनकम नहीं मानेंगे जब तक कि वो आ नहीं जाए। अपन इनकम कमा लेते ना, अर्न कर लेते तो अपन इनकम दिखा देना उसको, लेकिन एनपीए वाले अकाउंट को इनकम नहीं दिखाना।
तो बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी एडवांस को अगर गारंटी दे रखी है तो वो स्टैंडर्ड एसेट में ही आएगा, एनपीए नहीं होगा। ये एनपीए ना होने का एक्सेप्शन है। एनपीए में बोला है हर अकाउंट 90 दिन में हो जाता है, 90 दिन के बाद हो जाता है, ये उसका एक्सेप्शन है। और फिर ये एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है कि इनकम रिकॉग्निशन पर्पस के लिए तो एनपीए मानेंगे, जबकि वो एनपीए नहीं है। समझ में आया? तो ये एनपीए का एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन का इनकम रिकॉग्निशन पर्पस एक्सेप्शन, ठीक है। इसका कोई इज्जत नहीं स्टेट गवर्नमेंट की, इसकी गारंटी हो ना हो बाहर में जाए। एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है जब कई बैंक मिलकर के एडवांस दे, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बैंक को डर लग रहा है यार इतने 1000 करोड़ दूंगा मैं या 100 करोड़ दूंगा मैं, नहीं मेरे को रिस्क लगता है, तो कई बैंक मिलकर फिर एडवांस, उसे कंसोर्टियम बोलते हैं। कंसोर्टियम का मतलब होता है कंसोर्टियम एडवांसेस मीन एडवांसिंग लोन टू बोरोअर बाय 2 और मोर बैंक्स जॉइंटली बाय फॉर्मिंग कंसोर्टियम। हायर शेयर वाला जो बैंक होता है कंसोर्टियम में, जो सबसे ज़्यादा शेयर वाला बैंक होता है, इससे सबसे ज़्यादा एडवांस दिया होता है, वो लीड बैंक कहलाता है, ठीक है। अब बड़ी कमाल की बात है, कंसोर्टियम का जो एडवांस होता है वो भी किस पे बेस होता है? रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ रेस्पेक्टिव इंडिविजुअल। अरे बाकी बैंकों का पैसा आ रहा है, अपना पैसा नहीं आ रहा, तो अपन एनपीए माने क्या? हाँ, बाकी का तो आ रहा है तो आने दो ना, अपना तो नहीं आ रहा ना, मानो। और अगर मान लो अपना वो कुछ अरेंजमेंट हुआ है, अरेंजमेंट में ये है कि जो बंदे ने लोन रुपया लिया है ना 3-4 बैंक से, तो सारा पैसा लीड बैंक को देगा। किसको देगा? लीड बैंक को। और लीड बैंक क्या करेगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब उसने लीड बैंक को दे दिया पैसा, लीड बैंक ने अपन को नहीं दिया, 90 दिन के ऊपर हो गया, एनपीए माने क्या? हाँ मानेंगे, बाहर में जाए लीड बैंक, हमारा पैसा तो आना चाहिए, नहीं आया तो एनपीए, खत्म बात। भले ही वो बंदा तो लीड बैंक को दे रहा है, लीड बैंक ने हमें नहीं दिया, तो भी क्या है? वेयर द रेमिटेंस बाय द बोरोवर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग अरेंजमेंट आर पूल्ड विद वन बैंक, एक बैंक के पास ही जा रहा है पूरा रुपया। वेयर द बैंक रिसीविंग रेमिटेंस इज नॉट पार्टिंग, वो पार्ट नहीं कर रहा, बांट नहीं रहा, विद द शेयर ऑफ द अदर बैंक, द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉन सर्विस इन द बुक ऑफ द मेंबर बैंक। नॉन सर्विस का मतलब एनपीए घोषित कर दिया जाएगा उस अकाउंट। अब जो भी बैंक कंसोर्टियम में पार्टिसिपेट कर रही है ना, ये उसकी जिम्मेदारी होती है लीड बैंक से रुपया लेने की, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ड्रॉइंग पावर एलोकेशन इन केस ऑफ कंसोर्टियम कैश ट्रेड अकाउंट। अभी कंसोर्टियम कैश ट्रेड अकाउंट है, तो याद है क्या होगा? जो ड्रॉइंग पावर आएगी ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? उसका एलोकेशन लीड बैंक करेगा मेंबर बैंक। यानी ड्रॉइंग पावर निकली 8 लाख रुपया या ड्रॉइंग पावर निकली 80 करोड़ रुपया। कितने करोड़ रुपया? 80 करोड़। तो लीड बैंक कितना, लीड बैंक की ड्रॉइंग पावर कितनी रहेगी, दूसरे बैंक की ड्रॉइंग पावर कितनी रहेगी? भाई सीसी में तो उधार तो ही ले रहा है, सीसी में तो सिर्फ पावर दे रहे, ड्रॉइंग पावर, जब लेना होगा तब ले लेगा। सीसी में तो उधार रुपया तो ही हाथ में पकड़ा देते, पावर दे देते, देखो आज निकालना है आज ही निकाल ले, जब जमा कराना है करा दे, जितने टाइम तेरे पास रहेगा उतने टाइम का ही ब्याज लगेगा, उतने रुपये में जो तेरे पास है, ठीक है। सैंक्शन में नहीं है ना, समझते हो ना ये बात। सीसी में क्या होता है? सीसीओडी में सैंक्शन किया है 10 करोड़, उसने निकाला 6 करोड़ 6 महीने के लिए, तो 6 करोड़ में सिर्फ 6 महीने के लिए ही देगा, खत्म। तो अपन ने जो लिमिट सैंक्शन करी ना, तो कंसोर्टियम के अंदर क्या होता है कि जो लीड बैंक होता है ड्रॉइंग पावर कंप्यूट करता है और बाकी बैंक को एलोकेट करता है। चलो ये बकवास, टोटल बकवास, कुछ भी नहीं आना इसमें से। अकाउंट वेयर देयर इज अ इरोशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोवर्स। अगर सिक्योरिटी में इरोशन, सॉइल इरोशन पड़े ना, अपर लेयर का हट जाना। अगर सिक्योरिटी में इरोशन, इरोशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग। ग्रेजुअल का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूअल डिस्ट्रक्शन और डिमिनिशन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का कंटिन्यू गिरते रहना, ठीक है, उसे इरोशन बोलते हैं, ठीक। अब अपन कौन सा इरोशन पढ़ रहे हैं? इरोशन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी की वैल्यू गिरती रहे, ठीक है, और गिरते गिरते कहाँ तक गिर जाए? इतनी गिरे कि 50% तक ही गिरे, बस 50% से कम गिरे, कम, 50 से ज़्यादा नहीं, ठीक है। वैन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, किसी ने अपन के पास सिक्योरिटी रखी, उसकी वैल्यू मार्केट में गिरते 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 कितनी गिरे कि 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन। लास्ट इंस्पेक्शन के टाइम पे आरबीआई के जो वैल्यू थी, ठीक है, तो किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू
गिरे मगर 50% से कम ही गिरे। जैसे 10 लाख की सिक्योरिटी है, उसकी वैल्यू गिर के 2 लाख से गिर के 8 लाख हो गई, ठीक है, तो 2 लाख 50% के अंदर है ना। 5 लाख से ज़्यादा गिर जाए तो मोर देन 50% कहलाएगा। तो अगर 10 लाख की सिक्योरिटी, उसकी 2 लाख की वैल्यू गिरी तो 20% गिरी, 3 लाख गिरी तो 30% गिरी, तो लेस देन 50% है ना। जब तक लेस देन 50% है, ठीक है, इरोजन इन द वैल्यू व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। तो सिक्योरिटी की वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू क्या है ऑफ द सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू, ठीक है। 50% से कम हो जाए, गिर के किससे कम हो जाए, 50% से कम, ठीक। तो सिक्योरिटी के 50% से कम हो जाए, मतलब ऐसा समझ लो कि उल्टा बता दिया मैंने अभी। रियलाइजेबल वैल्यू है ना सिक्योरिटी की, इज़ लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड, यानी 10 लाख का 50% होता है 5 लाख। तो सिक्योरिटी की वैल्यू 5 लाख से भी कम हो जाए, लेस देन 50%, ठीक है, तो उसको अपन डाउटफुल कैटेगरी में डाल दें, स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड डाउटफुल। ऐसे एनपीए को सीधा अपन डाउटफुल में डाल दें। वो खेलते नहीं खेल एनपीए के बाद वाला, तो सच एनपीएस मे बी स्ट्रेट अवे क्लासिफाइड, यानी वो सीढ़ी नहीं चलेगा कि पहले D1, मतलब सॉरी, पहले सब स्टैंडर्ड, फिर सब स्टैंडर्ड के बाद आएगा डाउटफुल, ऐसे नहीं, वो सीधा किस में आ जाएगा, डाउटफुल में आ जाएगा। अब 10% से भी कम हो जाए, लेकिन लिखा हुआ है लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोवल अकाउंट। तेरे अकाउंट के अंदर अगर 10 लाख का आउटस्टैंडिंग है और सिक्योरिटी की वैल्यू 1 लाख भी ना हो, ठीक है, तो लॉस एसेट मानना है। तो सिक्योरिटी की वैल्यू 50% से भी ज़्यादा गिर जाए, तो सिक्योरिटी की वैल्यू है 10 लाख और वो गिर के 5 लाख से भी कम हो जाए, 4 लाख या 3 लाख हो जाए, गलत बता रहा था, 8 लाख 6 लाख, 8 लाख 6 लाख नहीं, 4 लाख या 3 लाख हो जाए, ज़्यादा गिर जाए 5 लाख से भी, तो स्ट्रेट अवे डाउटफुल मानेंगे उसको, वो सब स्टैंडर्ड में तो जाएगा ही नहीं। और ये भाई साहब हमारे अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस है और ये 1 लाख भी नहीं है, लेस देन 10% है उसकी वैल्यू, तो सीधा लॉस है। ये बड़ा मज़ेदार है, सबसे मज़ेदार बहुत मज़ेदार। टर्म डिपॉजिट एनएससी, केवीपीएस और केवीपीस और आईवीपीस, क्या चीज़ है ये? टर्म डिपॉजिट मतलब तुम्हारा बैंक के अंदर एफडी का अकाउंट है, या एनएससी तुमने ले रखी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, ठीक है, तो इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र। अब तुम्हारा बैंक में एफडी है, अब तुम्हारा बैंक में एफडी 15 लाख का है, तुमने बैंक से 10 लाख रुपए लिया है, ठीक है, अब तुमने 90 दिन हो गए पेमेंट नहीं किए, एफडी कितने का है बैंक में, 15 लाख का, तुमने कितने लिए बैंक से, 10 लाख, 90 दिन हो गए पेमेंट नहीं किए, तो क्या करें, एनपीए मान ले, है ना? नहीं मानेंगे, अरे सेट ऑफ भी नहीं करेंगे, एनपीए भी नहीं मानेंगे, सेट ऑफ भी नहीं करेंगे और एनपीए भी, सेट ऑफ तो बाद में होता है, सेट ऑफ तो एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है, उससे बोल देंगे भाई अब तो पैसा नहीं दे रहा, आप सेट ऑफ करें क्या, ऐसा होता है पूरा अरेंजमेंट, ठीक। नॉट बी ट्रीटेड एज एनपीए प्रोवाइडेड एडिक्वेट मार्जिन अवेलेबल इन द अकाउंट, ये सीजी का ही बाब है, ठीक है। सीजी में भी अपन एनपीए नहीं मानते मगर इनकम रिकॉग्निशन के मानते हैं, या तो इनकम रिकॉग्निशन के लिए भी नहीं मानना, अरे 15 लाख है तुम्हारे पास, एंजॉय करो, काई को मान रहे हो एनपीए, ठीक है, तुम्हारी तो पास है, या एनएससी रख रखा है उसने तुम्हारे पास, उसमें पैसा पड़ा है, एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए। 10 लाख का है तो तुम्हारे पास 12 लाख 15 लाख ऐसा होना चाहिए। तो 10 लाख का लोन है ना, तेरा 10 लाख का तूने लोन ले रखा है, टाइम पे पैसा नहीं दे रहा, तू इंटरेस्ट चुका नहीं रहा पैसा, लेकिन तेरा 15 लाख का एफडी मेरे पास, एडिक्वेट मार्जिन है, 5 लाख का ज़्यादा है तो अच्छा खासा है, एडिक्वेट मार्जिन होगा तो दिक्कत नहीं आएगी, तो एनपीए नहीं मानेंगे। हाँ क्या नहीं, वो बैंक डिफाइन करती है कि भाई कितने % को अपन को एडिक्वेट मानना है, ठीक है। तो ये एक और एक्सेप्शन आया, और ये तो बहुत भारी वाला एक्सेप्शन था, सर गवर्नमेंट का ही बाप था, है ना। एग्रीकल्चरल एडवांस अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज़, क्या होता है कि कभी कभी नेचुरल कैलेमिटीज़ आती है ना, तो जो प्लांटेशन वाला था ना अपना सिक्योरिटी, तो अपन ने क्रॉप्स वगैरह सिक्योरिटी में रखे, कई जो कैलेमिटीज़ आ गई, क्रॉप की लग गई वाट, तो क्या करें अभी, तो देखो बैंक में डिसाइड ऑन देयर ऑन रिलीफ मेजर्स विद कन्वर्जन ऑफ द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन इनटू अ लॉन्ग टर्म। अब बैंक क्या करे, तो बैंक कुछ भी डिसाइड कर सकती है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाए क्या, पेमेंट को रीशेड्यूल करे क्या, रीपेमेंट के, ठीक है, और सैंक्शनिंग ऑफ फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन, नया शॉर्ट टर्म लोन दे क्या उसको चुकाने के लिए,
ये सारे काम बैंक डिसाइड करेंगे, क्या शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म बनाए, क्या रीशेड्यूल करें, क्या नया दे दे उस चुकाने के लिए, पुराना फिर नया वो भरता रहेगा बंदा, ठीक है। सब्जेक्ट का गाइडलाइंस करना आरबीआई के गाइडलाइंस को, और मास्टर सर्कुलर और प्रूडेंशियल नॉर्म, मास्टर सर्कुलर को भी ध्यान रखना है यहाँ, ठीक है। इन सच केस एनपीए क्लासिफिकेशन विल बी गवर्न बाय द सच रीशेड्यूल फॉर्म, रीशेड्यूल टर्म। फिर एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, नए टर्म के हिसाब से होगा, ठीक है। एडवांसेस टू स्टाफ, स्टाफ को अगर एडवांस दिया है तो क्या एडवांस माने या ना माने, मानेंगे ना। स्टाफ को एडवांस दिया है तो उसको भी एडवांस ही मानेंगे। शुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ एडवांसेस पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक, ठीक है। लेकिन कुछ नई बात है कि स्टाफ को देने में, देखते क्या है। अगर इंटरेस्ट स्टाफ को तब देना है जब पहले पूरा वो प्रिंसिपल चुका दे, फिर बाद में सिर्फ इंटरेस्ट देता रहे। वेन इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल, जब उसको इंटरेस्ट कब देना हो, प्रिंसिपल के रिकवरी के बाद, ठीक है। उसके पहले इंटरेस्ट नहीं देना उसको, ऐसा टर्म्स हो, ऐसी टर्म्स हो, ठीक है। इंटरेस्ट नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। इंटरेस्ट को अपन ओवरड्यू नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा, देगा ही नहीं ना वो इंटरेस्ट, हर टर्म्स ही ऐसी है, प्रिंसिपल के बाद देगा वो, तो इंटरेस्ट को ओवरड्यू नहीं मानेंगे। सच लोन और एडवांस शुड बी क्लासिफाइड एज एनपीए ओनली व्हेन देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रेस्पेक्टिव ड्यू डेट। ऐसे अकाउंट एनपीए का बनते हैं जब या तो इंस्टॉलमेंट देने में वो डिले कर रहा है, मतलब वो एनपीए हो गया, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा, ओवरड्यू हो गया इंस्टॉलमेंट, तो एनपीए बनेगा। या फिर वो इंटरेस्ट का पेमेंट जब से करना है तब से नहीं कर रहा, तो एनपीए। इंटरेस्ट ना देने से एनपीए नहीं बन जाएगा। जिस अकाउंट का इंटरेस्ट प्रिंसिपल के सारे पेमेंट होने के बाद देना है, ये टर्म्स है अपनी, तो अगर वो पहला पेमेंट करने पर इंटरेस्ट नहीं देगा तो एनपीए थोड़ी ओवरड्यू थोड़ी कहलाएगा, क्योंकि वो देना ही नहीं उसको इंटरेस्ट, उसको तो प्रिंसिपल के बाद देना है, ठीक है। तो एनपीए कब कहलाएगा, जब वो प्रिंसिपल का पेमेंट टाइम पे नहीं कर रहा, या प्रिंसिपल का तो कर दिया, इंटरेस्ट का टाइम पे नहीं कर रहा, तब वो एनपीए कहलाएगा, ठीक है। सर ये पढ़ाने की ज़रूरत क्या आई, इसमें क्या नई बात थी? अरे नई बात थी इसमें, वो प्रिंसिपल का पूरा पेमेंट कर चुका है, वो तो इंटरेस्ट का नहीं कर पा रहा, तो एनपीए माने या ना माने, मानेंगे। समझो बात को, ये नोटिस करने वाली बात थी इसमें, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया एग्रीकल्चर एडवांस में, कई बार तो नहीं, ये आया नवंबर 18 के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, नवंबर 18 में आया 5 मार्क्स का। क्या बोला है भाई एग्रीकल्चर एडवांस के बारे में? 2 तरह के एडवांस होते हैं। एग्रीकल्चर एडवांसेस होता है एक तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप किसे बोलते हैं? क्रॉप जिसका क्रॉप सीजन 1 साल से ज़्यादा का हो, उसे लॉन्ग ड्यूरेशन बोलते हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होते, सेम प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है ना, तो लॉन्ग ड्यूरेशन वो है जिसका 1 साल से ज़्यादा का टाइम है, और शॉर्ट ड्यूरेशन वो है जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है। अब कौन बताएगा ये क्रॉप लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये वाला शॉर्ट ड्यूरेशन है? अपन खुद मान ले गया, बैंक खुद मान ले गया, तो वुड बी डिटरमिन बाय स्टेट लेवल बैंकर कमेटी इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक स्टेट लेवल बैंकर कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है, बैंक को नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग शॉर्ट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन एनपीए कब होगा? यहाँ पर 90 दिन चलता ही नहीं है, दोबारा एक और एक्सेप्शन आया है। इसमें क्या चलता है? क्रॉप सीजन चलते हैं, ठीक है। क्रॉप सीजन मतलब सोइंग से कि हार्वेस्टिंग तक का जो टाइम होता है उसे सीजन बोलते हैं, क्रॉप सीजन बोलते हैं। तो क्रॉप सीजन का मतलब होता है सोइंग से, बोने से के हार्वेस्ट यानी कटाई तक का जो टाइम होता है, ठीक है, उसे अपन क्रॉप सीजन बोलते हैं। अब मान लो किसी क्रॉप का 4 महीने का सीजन है, तो शॉर्ट में आएगा लॉन्ग में आएगा? शॉर्ट में आएगा। शॉर्ट के अंदर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर एनपीए कब होगा? जब 2 ड्यूरेशन निकल जाए और पैसा ना आए। तो 2 ड्यूरेशन निकलने के बाद, जैसे अभी 4 महीने का ड्यूरेशन है, तो 4 महीने और 4 महीने, 8 महीने के बाद क्या कहलाएगा वो? एनपीए कहलाएगा। 6 महीने का ड्यूरेशन है, तो 6 और 6 12 महीने के बाद क्या कहलाएगा? 9 महीने का ड्यूरेशन है, तो 9 और 9 18 महीने के बाद क्या कहलाएगा? एनपीए। 18 महीने तक तो एनपीए कहलाएगा ही नहीं, मत दो पैसा, मजे करो, एंजॉय करो। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप वालों, जिनके पास भी लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, उन लोगों ने लोन एडवांस ले रखा है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का एडवांस, ठीक है। तो लोन ग्रांटेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, उसके अंदर 1 क्रॉप सीजन होता है, ठीक है। अब वो भले 3 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो, एनपीए होगा ही नहीं।
अरे उनके पास 1 ही साल का हो तो 1 साल के तो बाद का कहलाता है ना उसको लॉन्ग ड्यूरेशन। अब इसमें क्या होता है, वो बेचारे के पास पैसा तभी आएगा ना जब उसकी कटिंग होगी, बिकेगा, रुपया आएगा। वो कटिंग ही नहीं होगी, बिकेगा ही नहीं, रुपया ही नहीं आएगा, तो कैसे चुकाएगा? इसलिए इनको इतना टाइम दिया। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। सबसे पहले ड्राइंग पावर का मतलब बता रखा है कि जनरली एड्रेस इज डीपी, ड्राइंग पावर को डीपी बोलते हैं, बहुत नई बात बताई। इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीसी। ड्राइंग पावर डीपी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीसी, बहुत अच्छा पोएम बन गई इससे। अप टू विच अ फर्म और अ कंपनी कैन विड्रॉ। ड्राइंग पावर वो होता है जहाँ तक अपन निकाल सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? डिफरेंस क्या है? इसका क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन में पूछा था कि ड्राइंग पावर का मीनिंग बताओ। ये आया था मई 2023 में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था मात्र। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 3 सवाल कर लिए, इतने भारी लोग हैं। पहले बोला ड्राइंग पावर का मतलब क्या है, डीपी का मतलब क्या है बता दो। जहाँ तक हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं उसे डीपी बोलते हैं, जिस लिमिट तक। ठीक है, उसके बाद बोला डिफरेंस क्या है एसेंशियल लिमिट में ड्राइंग पावर में। उसके बाद बोला ड्राइंग पावर को कंप्यूट कैसे करते हैं। 3 क्वेश्चन पूछे थे एग्जाम में। क्या डिफरेंस है एसेंशियल लिमिट में ड्राइंग पावर? एसेंशियल लिमिट इज द टोटल एक्सपोजर दैट अ बैंक कैन टेक ऑन अ पर्टिकुलर क्लाइंट फॉर फैसिलिटीज लाइक सीसीओडी। अपन जो सीसीओडी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो टोटल हमने जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है टोटल एक्सपोजर, ठीक है, सीसीओडी, एक्सपोर्ट क्रेडिट, नॉन फंडेड एक्सपोजर एक्सेट्रा, जो भी फैसिलिटी तुमने उसको प्रोवाइड कर रखी है वो सारी फैसिलिटी को मिलाकर सैंक्शन लिमिट बोलते हैं। समझ में? उसमें से जो सीसी वगैरह की जो लिमिट अपन ने उसको दे रखी है वो ड्राइंग पावर रिफर्स टू द अमाउंट कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी लेस मार्जिन ऑन पर्टिकुलर डेट। ठीक है, डीपी का मतलब होता है, ड्राइंग पावर का मतलब होता है ये प्राइमरी सिक्योरिटी में से मार्जिन को लेस कर देना, बस ये डीपी आ गया। ठीक है, जैसे इस पे भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी होती है, इन अमाउंट की इन्फॉर्मेशन, और अपन को ये बनाना होता है, ये अपन को आंसर में लिखना होता है। आंसर होता है ये। क्वेश्चन कैसा होता है बताऊंगा अभी। ये आया था मई 22 के अंदर, अभी थोड़ा टाइम पहले 3 मार्क्स में पूछा था इसको, बस इतना सा बनाना था तुम्हें, इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे। इतना लल्लू था, इतना लल्लू है। इसका क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है, ये नीचे दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, ये रहा, ये दिया हुआ है इसका क्वेश्चन। हाँ बस निकल रहा हूँ, हाँ निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। देख बेटा, अपने पास स्टॉक है 1000 का, तो 1000 के स्टॉक में से अनपेड स्टॉक को माइनस करते हैं। अनपेड किसको कहलाता है? अगर क्रेडिटर को मान लो अपन को 300 देना है, ठीक है, और वो 300 का वो एक्सेप्टेंस वगैरह है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह है, ठीक है, मतलब अपन ने 600 रुपये अभी तक नहीं दिया, तो अपन ने 1000 पे कितना दिया? 400, तो अपना माल कितने का कहलाएगा? 400 का। मतलब तुम्हारे पास 1000 का स्टॉक है ना, तो बैंक 1000 का मानेगा ही नहीं। बैंक बोलेगा भैया तूने कितने का पेमेंट किया है, तेरा मानेंगे। तूने जो पेमेंट नहीं की है वो तेरा स्टॉक नहीं मानेंगे। तो मतलब तुम्हारे पास 1000 का, बैंक तुम्हारा कितने का मानेगा? 400 का। उसके बाद भी मार्जिन लेस होता है, बैंक का एक मार्जिन होता है 25% मार्जिन लेस करने के बाद, ये ठीक है। नहीं, अलग अलग मार्जिन आएंगे। ये क्वेश्चन पढ़ाया था नीचे, उसमें मार्जिन लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन की शक्ल देख लो बस, इसमें स्टॉक लिखा है, ये रहा स्टॉक 125, 5 लाख का है, फुली डैमेज, माइनस कर देंगे 120 आ जाएगा। 120 आ गया, 120 आने के बाद क्रेडिटर है, हाँ क्रेडिटर है 50 लाख, 120 में 50 माइनस हो जाएगा 50 माइनस होने के बाद वो क्या है, ये रहा 40%, ये रहा 25% मार्जिन स्टॉक का, है ना। 125 में से पहले 5 माइनस करेंगे क्योंकि डैमेज है, फिर 5 माइनस करने के बाद 50 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 120 में से 50 गए 70 का 25% लेस कर देंगे, मार्जिन बचा हुआ आएगा डीपी, वो डीपी स्टॉक का कहलाएगा। अब डेटर का डीपी निकालते, डेटर का डीपी निकालने में 50 लाख लेंगे। साथ में इसने कहा है कि डेटर पे 40% का मार्जिन रखना, और डेटर को कौन से डेटर को मत लेना, ये बोला 90 दिन के डेटर को मत लेना, ठीक है। तो ये एक्सीडिंग 90 दिन नहीं लेंगे, 90 दिन तक के लेना है, एक्सीडिंग 90 दिन नहीं लेना। ये कह रहा है डेटर अप टू 90 दिन को लेना, 90 दिन से ज़्यादा वाले को मत लेना। तो डेटर लूँगा 50 लाख, उसमें से लेस कर दूंगा 10 लाख, कितने बचे? 40 लाख। 40 लाख में से 40% मार्जिन हटा दूंगा, यानी कि 16 लाख हटा दूंगा, बचे हुए डेटर के डीपी। तो डीपी निकालने का तरीका ऐसा होता है,
कि स्टॉक में से क्रेडिटर वगैरह के अमाउंट लेस करो, मार्जिन लेस करो, क्रेडिटर वगैरह के अमाउंट लेस करो, और कुछ वो हो डैमेज हो उसको भी लेस करो, मार्जिन को भी लेस करो। डेटर में से जो डेटर इन्होंने मना किए इन एलिजिबल है उसे भी लेस करो और मार्जिन को भी लेस करो, ठीक है। तो मार्जिन तो लेस होगा ही होगा। तो ये स्टॉक का डीबी, ये डेटर का डीबी, दोनों मिलाकर 780 का डीबी, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आया, इतना लल्लू था, ऐसे कैलकुलेटर भी हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन दे दिया एग्जाम के अंदर। कंसिडरेशन, बैंक को ध्यान रखना पड़ता है कि सारे अकाउंट सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर के अंदर ही होने चाहिए हर टाइम, हर समय। कोई भी अकाउंट डीपी के ऊपर ना पहुंच जाए, सैंक्शन लिमिट के ऊपर ना पहुंच जाए। अकाउंट जो एक्सीड हो जाएंगे और आर अगेंस्ट अनअप्रूव्ड सिक्योरिटी और आर अदरवाइज इरेगुलर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। कोई भी अकाउंट ऐसे होंगे ना जो एक्सीड हो जाएंगे या अनअप्रूव्ड होंगे, सिक्योरिटी के नहीं होंगे, इरेगुलर होंगे, तो अपन को बताना है। बैंक की ड्यूटी क्या होती है? बैंक शुड एंश्योर दैट ड्रॉइंग पावर इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग पावर इन द वर्किंग कैपिटल अकाउंट आर कवर्ड बाय द एडिक्वेसी ऑफ द करंट एसेट। समझ में आया? बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि एसेट के अंदर ही होना चाहिए, मतलब डीपी के अंदर ही होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। ड्रॉइंग पावर इज रिक्वायर्ड टू बी अराइव्ड एट बेस्ड ऑन करंट स्टॉक स्टेटमेंट। करंट स्टॉक स्टेटमेंट पे बेस्ड होनी चाहिए, ड्रॉइंग पावर बार बार निकालनी पड़ती है बैंक को। हाउएवर कंसीडरिंग द डिफिकल्टीज ऑफ लार्ज बोरोवर, लार्ज बोरोवर को देखते हुए स्टॉक स्टेटमेंट रिलाइड अपॉन बाय द बैंक फॉर डिटर्मिनिंग ड्रॉइंग पावर ओल्डर देन 3 मंथ। बैंक को ये बोला है कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पहले तो बैंक को क्या बोला, हर महीने मांगो स्टॉक स्टेटमेंट और हर महीने डीपी निकालो। लेकिन तुम्हें दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हारे साथ बोरोवर तो बहुत ज़्यादा है, तो तुम सबके लिए कैसे निकालोगे बार बार डीपी? तो तुम्हें एक हम क्या दे रहे हैं, तुम्हें एक सहूलियत दे रहे हैं हम कि तुम आराम से 3 महीने तक तो, मगर 3 महीने से ज़्यादा डिले मत करो। इसलिए हम क्वार्टरली स्टेटमेंट सबमिट करते हैं बैंक को, ठीक है। अगर 3 महीने से ज़्यादा का स्टॉक स्टेटमेंट में डीपी निकला हुआ है तो उसे इरेगुलर मानेंगे। मतलब ऐसा डीपी है जो 3 महीने से पहले के उस पर निकला हुआ है, ठीक है, तो उसको अपन इरेगुलर मानेंगे। ऑडिटर का कंसर्न क्या होना चाहिए? स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करेगा और साथ में उसे कंपेयर करेगा, और साथ में कंपेयर करने के बाद रीज़न देखेगा कुछ फ़र्क आ रहा है क्या, आ रहा है तो क्यों आ रहा है उसका रीज़न देखेगा। ऑडिटर सबको स्क्रूटनाइज करेगा, इन सबको स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न और स्टेटमेंट सबमिटेड बाय द बोरोवर। स्क्रूटनी करने के बाद वो एनुअल रिपोर्ट के साथ कंपेयर करेगा सबको कि एनुअल रिपोर्ट में जो स्टॉक आ रहा है तो क्वार्टरली रिटर्न या स्टॉक स्टेटमेंट में भी उसका स्टॉक आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर नहीं आ रहा, फ़र्क आ रहा है, तो फ़र्क का रीज़न क्या है। कंप्यूटेशन ऑफ डीबी पे क्वेश्चन आया था, डीबी को कैसे कंप्यूट करना है, मतलब डीबी को कंप्यूट करने के लिए किसे ध्यान रखना है। तो लिखा है इट नीड्स टू बी एंश्योर्ड दैट द ड्रॉइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द, कैसे कैलकुलेट की जाती है डीपी? एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस फॉर्मुलेटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रेस्पेक्टिव बैंक। बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है गाइडलाइंस डीपी के लिए, ठीक है। और इस पर कंसर्न ऑडिटर जो होता है ना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसर्न, वो एग्री करता है। बैंक का ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाता है गाइडलाइंस और ऑडिटर उस पर एग्री करता है, ठीक है। इस पर कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्डी क्रेडिटर। सन्डी क्रेडिटर को अपन को ही देना है, ये लिखना था उस ऊपर आंसर में। और क्वेश्चन पूछा था जो ऊपर, मीनिंग बताओ, डिफरेंस बताओ और कंप्यूटेशन से रिलेटेड क्या ध्यान रखना है वो बताओ, ये ध्यान रखना है, बताना है, ठीक है। इन्होंने नाम लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ डीपी, जबकि कंप्यूटेशन ऑफ डीपी नहीं है ये, तो क्या ध्यान रखना है डीपी से रिलेटेड वो है। फिर आता है स्टॉक ऑडिट। याद रखना, जहाँ पर फंडेड एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा होता है ना, वहाँ स्टॉक ऑडिट होती है। बैंक का एक बंदा जाके वहाँ की स्टॉक की ऑडिट करके आता है उस बंदे की, बोरोवर की, ठीक है। ऑडिटर कैन ऑल्सो एडवाइस फॉर द स्टॉक ऑडिट अदर केसेस ब्रांचेस शुड ऑब्टेन। ऑडिटर को एडवाइस दिया जाता है कि भाई तू स्टॉक ऑडिट का उस बंदे की, ठीक है। ब्रांचेस शुड ऑब्टेन द स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम लीड बैंक। अब इसके बाद में कवर करेंगे सेकंड लेक्चर में। आज के लिए इतने, बाय बाय, टेक केयर, हमारे आपका दिन मंगल है।